आज के सेशन में हम लोग समन के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। समन में हमने इससे पहले जो उसके सेक्शंस थे और समन टू डिफेंडेंट की बात कर रहे थे ऑर्डर 5, इसको हमने कवर कर लिया था। उसी समन के आगे वाले पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आएंगे समन टू विटनेस। समन टू विटनेस की जब कंसर्न्स करेंगे तो यहां ऑर्डर 16 को हमें डिटेल पढ़नी है। इसी कंसर्न्स में एक पार्ट और भी आता है कि यदि समन जेल में बंद हो, जिसको समन भेजा गया, अर्थात जो समन व्यक्ति है जिसको समन भेजा गया है वो व्यक्ति यदि जेल में है तो उसके लिए क्या प्रावधान होंगे, वो कैसे अपीयर होगा, इसके लिए 16 का ए है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि समन चैप्टर में ही आगे बढ़ाते हुए किसको बढ़ाएंगे, तो समन किसको, टू विटनेस, अर्थात गवाह को समन कैसे जाता है। और इसके लिए दो ऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा, एक तो ऑर्डर 16 और दूसरा ऑर्डर 16A। ये जो ऑर्डर 16 एंड 16A है, 16 का मतलब ये होगा कि नॉर्मल जो विटनेस है उसके लिए, और जो 16A है वो इम्प्रिजन्ड व्यक्ति के लिए होगा। अब इम्प्रिजन्ड पीपल का मतलब होगा कि वो व्यक्ति जो जेल में है, तो जेल में व्यक्ति है तो उसको समन कैसे भेजा जाए, वो कोर्ट में आएगा कैसे, उपस्थित कैसे हो, इसके लिए 16A पढ़नी है। तो आज हम लोग आएंगे, और जो इससे पहले हमने पढ़ लिया है कौन सा था, वो ऑर्डर 5 किसके लिए था, समन टू डिफेंडेंट, प्रतिवादी को समन, ये ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है। अभी हम लोग चाहेंगे कि इसको और इसको कवर कर लें। तो और सेक्शंस इसमें कौन कौन थे ये भी याद करो। इसमें भी हमने कहा 27 टू 32, उसके बाद एग्जाम्पशन कहां था, 132 एंड 133 सेक्शन ऑफ सीपीसी। 132 किसके लिए था, पर्दानसी महिला के लिए, और 133 किसके लिए था, जो ऑलरेडी एग्जाम्प्ट लोग हैं जिनकी स्पेशली व्यवस्था की गई है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यूनियन मिनिस्टर, जजेज एंड सो ऑन। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आ जाते हैं ऑर्डर 16 के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्डर 16 किसको है, ये समन टू विटनेस, अर्थात साक्षी को समन, जो गवाह है उसको समन कैसे दिया जाए। यदि हम इसकी बात करें समन टू विटनेस, तो इसमें टोटल इसमें 21 रूल्स बनाए गए हैं। 21 रूल्स हैं इसमें, टोटल 21 रूल्स इंपॉर्टेंट ही है। कुछ मुद्दा इसका ऑलरेडी जो हम लोग समन टू डिफेंडेंट पढ़े थे उससे बहुत सारी चीजें रिजेंबल होंगी, लेकिन फिर भी जहां जो होगा हम रूल वाइज ही पढ़ लेते हैं, ताकि जब बेयर एक्ट आप देखेंगे तो आपको कुछ आसानी होंगी। हाँ, आप कोशिश करना बेयर एक्ट साथ में रहे, चूंकि बेयर एक्ट की भाषा बड़ी दुरूह है, या हम बेयर एक्ट की भाषा का इस्तेमाल ना करते हुए जो उसका क्रक्स है उसका इस्तेमाल करेंगे, तो आप उसके साथ मैचअप करते चले जाना। तो सबसे पहला जो रूल 1 है, रूल 1 ये कहता है कि समन टू विटनेस कैसे दिया जाए, कब दिया जाए। तो सबसे पहली व्यवस्था ये होती है कि कोर्ट में जब डिफेंडेंट जाता है, कब जाता है, पहले स्टेज में प्लांटिव प्लान दायर करता है, उसके बाद उसे रिटेन स्टेटमेंट के लिए समन भेजा जाता है। अब जब रिटेन स्टेटमेंट दे दिया उसने, डिफेंडेंट को समन हो गया, पहला सेकंड स्टेज क्या था, डिफेंडेंट को समन, रिटेन स्टेटमेंट देगा वो। उसके बाद तीसरा स्टेज क्या होता था, कोर्ट इश्यू को फ्रेम करता है। इश्यू का फ्रेम करने का मतलब किन किन मुद्दों पे बात को आगे बढ़ानी है, किन किन मुद्दों पे सुनवाई को जारी रखनी है। तो जो इश्यू जब फ्रेम हो जाता है, अर्थात जब कोर्ट के तीसरा जो प्लांट का तीसरा स्टेज है वो कवर हो जाता है, उसके तुरंत बाद व्यक्ति को टाइम दिया जाता है, व्यक्ति मतलब कौन, पार्टी को टाइम दिया जाता है कि अब आप अपने अपने पक्ष को रखने के लिए या अपनी अपनी बातों को प्रूव करने के लिए जिन जिन गवाहों को लाना चाहते हो उन सबका लिस्ट कोर्ट में प्रोड्यूस करो। ध्यान रखो कब ये होगा, ये तब होगा जब इश्यू फ्रेम हो गया होगा, और इश्यू फ्रेम से पहले क्या हुआ होगा, प्लांटिफ ने प्लान दायर किया, दूसरा कंसेंस रिटेन, उसके लिए समन भेजा गया किसको, डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट ने इसके लिए रिटेन स्टेटमेंट दिया। उसके बाद अब कोर्ट ने उस मुद्दे को इश्यू में फॉर्म कर लिया कि किन किन मुद्दों पर सुनवाई करनी है। जब इश्यू फॉर्म हो जाएगा उसके बाद दोनों ही पार्टी को यह कहा जाएगा कि आप अपने गवाहों की लिस्ट दें, अपने विटनेसेस की लिस्ट दें, जिनको आप बाद में कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहते हो या कोर्ट में बुलाना चाहते हो। तो रूल 1 ये कहता है कि इश्यू फ्रेम होने के बाद, इश्यू फ्रेम होने के बाद, अब इश्यू फ्रेम होने के बाद कब तक, तो कहा जाता है 15 डेज के अंदर, 15 दिन के अंदर दोनों ही पार्टी को किसको, प्लांटिफ और डिफेंडेंट दोनों को अपनी गवाह की लिस्ट कोर्ट को देना होता है। गवाह की लिस्ट, विटनेस की लिस्ट
कोर्ट को देनी होती है। विटनेस किसको? दोनों पार्टी को। अर्थात विटनेस की जो लिस्ट होंगी वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों देगा। किसको देगा? कोर्ट को देगा। कब देगा? इश्यू के फ्रेम होने के बाद कोर्ट जब भी कहे, लेकिन उसका मैक्सिमम लिमिट कब है? 15 डेज। ये ध्यान रखो, ये कब हो रहा है? ये इश्यू के फ्रेम होने के बाद। इससे पहले भी कोर्ट जिस दिन नियत करे, ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपको किस दिन गवाहों का लिस्ट देना है। उन गवाहों के लिस्ट को लेकर दोनों ही पार्टी पहुंचेगा, देगा कोर्ट को, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम टाइम होंगे वो 15 डेज होंगे। क्लियर हुआ ये मुद्दा? ये कहता है रूल 1। अब यहां स्पेशली एक पॉइंट ध्यान रखो कि रूल 1 में ही 4 सब पॉइंट है या सब रूल है। तो रूल 1 का जो पहला सब रूल है वो ये है कि इश्यू फ्रेम होने के बाद 15 दिन के अंदर दोनों ही पार्टी को विटनेस की लिस्ट कोर्ट को देनी होगी। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो ताकि रूल समझने में आसानी होगा। दरअसल जब गवाहों को बुलाया जाता है तो गवाह बुलाने के 2 प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस ये होता है कि कोर्ट से किसी व्यक्ति को समन भेजा जाए, फिर वो व्यक्ति आए। जैसे मान लो आपकी समन, आपको गवाही रखनी है, तो कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ गवाह ऐसे होंगे जो हमेशा ही आपके पेटेंट होंगे, या जो गवाह ऐसे होंगे जो हमेशा ही आपके अंदर रहते होंगे। अर्थात आप उनको जब चाहो कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ऐसे गवाह के लिए लिस्ट देने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे गवाह को आप जब चाहें अपने साथ कोर्ट ले जा सकते हैं, हाँ, कोर्ट की परमिशन के साथ, कि जब गवाही देनी हो आप ऐसे गवाह को बुला सकते हैं। इसीलिए यहां कोई समस्या नहीं है। ये जो सारे के सारे डेकोरम मेंटेन करना है वो उन गवाह के लिए है जिन गवाह को आप बुलाना तो चाहते हो लेकिन वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, अर्थात जिन्हें कोर्ट से समन भेजी जाएगी। ये स्पेशली ध्यान रखो, जहां समन भेजने की जरूरत है केवल उसी प्रोसेस की बात है। आगे इसी रूल में ये कहा गया है कि यदि कोई गवाह स्वतः आने को तैयार है या आपके पक्ष में है, आप अपने पक्ष में लेके आने चाहते हो, उसमें कोर्ट की कोई हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, वो व्यक्ति स्वतः आ रहा है तो आप उसे स्वतः लेके आ सकते हो, कभी भी लेके आ सकते हो। क्लियर? ये जो सारी की सारी प्रक्रिया है वो उस कंसर्न्स में है जब गवाह आपके अधीन नहीं है, अर्थात जब गवाह कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति है जिसको आप बुलाना चाहते हो। जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, कहीं पोस्टमार्टम हुआ है या कहीं लड़ाई दंगा हुआ है जहां चोट लगी है किसी व्यक्ति को। अब ऐसे कंसर्न्स में उसकी गवाही देने के लिए डॉक्टर को बुलाना होगा। तो डॉक्टर को बुलाने के लिए आप जाओगे, कहोगे कि डॉक्टर साहब चलो हमारे लिए कोर्ट पहुंच जाओ, तो डॉक्टर आएगा ही नहीं। या कोई अन्य विशेषज्ञ है, वो व्यक्ति आपके कहने से तो आएगा नहीं, लेकिन उसकी गवाही कोर्ट के निर्णय को डिसाइड करने में इफेक्टिव होगा। ऐसे कंसर्न्स में यदि आपके कहने से वो व्यक्ति नहीं आ रहा है तो ऐसे ही गवाहों की लिस्ट आपको कोर्ट में देना होगा, जिसे कोर्ट अपने तरीके से बुलाएगी। क्योंकि ओवरऑल कोर्ट का उद्देश्य क्या है? न्याय की प्राप्ति, और न्याय करने के लिए पूरे इंडिया से जिस भी व्यक्ति को चाहे कोर्ट बुला सकती है। सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल कंसर्न्स जो हमने डिफेंडेंट के केस में भी बताया था, किस किस को डिफेंडेंट को छोड़ा जा सकता है, किस किस को बुलाने से छूट मिली हुई है। तो ये क्लियर हो गया। ये जो साक्षी को समन की बात है, समन केवल उन्हीं साक्षी को होगा जो स्वतः आने को तैयार नहीं है। जो स्वतः आपके साथ आने को तैयार है उनके लिए समन भेजने की जरूरत भी नहीं है, और उनको लिस्ट में भी नाम रखने की जरूरत नहीं है। इसको स्पेशली आप याद करिए, ये केवल उसके लिए है जो आपके कहने से नहीं आएगा। इसीलिए कोर्ट को जिसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है, कोर्ट जिसको बुलाएगी। और इसीलिए अब ये ध्यान रखो, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप स्वयं ही लेके आ जाओगे, कोर्ट को कोई मतलब ही नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं, आप अपने तरीके से जो भी करना है करो। लेकिन जिस व्यक्ति को कोर्ट बुला रही है, कोर्ट जिसको बुलाना चाहता है, उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। अर्थात व्हाट्सएवर भी एक्सपेंसेस जो कुछ भी होंगे, अर्थात उस व्यक्ति को, मान लो डॉक्टर को बुलाना है आपको या किसी एक्सपर्ट को बुलाना है, और वो व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़ के क्यों आए, अपना धंधा छोड़ के वो व्यक्ति क्यों आए, इस कंसर्न्स में कोर्ट डिसाइड करती है कि उस व्यक्ति को कितना पेमेंट चाहिए, रेम्यूनरेशन चाहिए, अर्थात उस व्यक्ति को उसके बदले में कंपेंसेशन कितना मिलना चाहिए। और कोर्ट एक जो नीति संगत होना चाहिए उतने पैसे डिसाइड करेंगे। और चूंकि आपके लिए गवाह बुला रहा है, जिस पार्टी ने उसको बुलाने के लिए कहा है उस पार्टी को उतने पेमेंट करने होंगे, फिर जाके वो गवाह आएगा। लेकिन जिस गवाह को स्वतः ही आप अपने साथ लेके जा रहे हो, जिसमें कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, उसमें कोर्ट को कोई मतलब नहीं है कि वो आपसे ट्रैवलिंग कॉस्ट या अन्य पैसा ले रहा है या नहीं ले रहा है, इसका कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन जिसको समन भेजा जाएगा, उस व्यक्ति के लिए जो पैसे की जरूरत होगी, जो एक्सपेंसेस होंगे, वो आपको बेयर करना होगा, अर्थात जिस पार्टी ने उस गवाह को बुलाया है। क्लियर हो गया ये? इसका मतलब ये जो गवाह है ये किसी थर्ड पार्टी को भी आप बुला सकते हो। ये समझ में आ गया? तो अब हम लोग लौटते हैं इसी गवाह का जो आपके अंदर नहीं है, जो आपके कहने से नहीं आएगा, उस गवाह की लिस्ट, और आपको बुलाना चाहते हो आप उसको, तो 15 दिन के अंदर ऐसे गवाह की लिस्ट आपको कोर्ट को देनी होगी। अब उसके बाद क्या होगा? दूसरा, इसी रूल 1 का
रूल 1 का सब रूल 2 कहता है। सब रूल 2 क्या कहता है? ये तो आपने लिस्ट दे दिया, लिस्ट देने के बाद मान लो किसी गवाह को आपको बुलानी है, तो आप बुलानी है किसी गवाह को कोर्ट की प्रोसीडिंग में, तो कैसे बुलाओगे? तो कहा जाता है इसके बाद आप जिसको बुलाना है उसके नाम का प्रॉपर रीजन के साथ, प्रॉपर रीजन के साथ का मतलब ये होगा कि उस व्यक्ति को बुलाना क्यों आवश्यक है, ये रीजन लिख के आप कोर्ट में एप्लीकेशन दोगे कि इस व्यक्ति को गवाह के तौर पे बुलाया जाए। यदि कोर्ट उससे सेटिस्फाइड हो तो फिर कोर्ट उस व्यक्ति के लिए समन जारी करेगा। अब क्या है? रूल 2 कहता है कि जिसको बुलाना है, अर्थात जिस विटनेस को बुलाना है उसके नाम के समन के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन देना होता है। उसके लिए समन निकालने के लिए, समन हेतु या फॉर समन कोर्ट में एप्लीकेशन देना होता है, कोर्ट में एप्लीकेशन देना होता है, ये रूल 2 कहता है। अब जब ये है कि एप्लीकेशन देना होगा और एप्लीकेशन में क्या क्या होंगे, साथ में पूरा पूरा कॉज होंगे, रीजनेबल कॉज होना चाहिए, रीजनेबल कॉज अर्थात तार्किक कारण होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी व्यक्ति का नाम दे दोगे और कोर्ट किसी को भी समन कर देगी, भले ही मान लो आप पैसा ही पे कर रहे हो। इसलिए दो कंसर्न यहां ध्यान रखो, इसीलिए कोर्ट ने कॉस्ट भी फिक्सेशन करने के लिए कहा है। एक तो वो जो व्यक्ति आएगा वो क्यों आएगा गवाही देने के लिए, और दूसरा न्याय की आवश्यकता है, इसलिए वो व्यक्ति आ भी जाए तो उसको पे कौन करेगा, तो इसके लिए पार्टी को पहले पे करने के लिए कहा गया। और दूसरा ये है कि इससे तार्किकता भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पे कर दोगे तो पूरी दुनिया में आप किसी को भी, वैसे तो क्या होगा, लोग किसी भी 1000 व्यक्ति का गवाह में नाम दे देगा और भले ही मान लो पेमेंट भी कर देगा और उसको अनावश्यक परेशान करने के लिए 20 बार कोर्ट बुला लेगा। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए दो काम किया गया है कि आपको जब समन के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो कि किसी व्यक्ति को समन के लिए बुलाना है तो आपको रीजनेबल कॉज भी बताने होंगे कोर्ट को, और कोर्ट जब सेटिस्फाइड होगा उसके बाद आपको कॉस्ट पे करने के लिए कहा जाएगा, और जब आप कॉस्ट पे कर देंगे तो फिर उस व्यक्ति के नाम समन भेजा जाएगा। और यदि समन भेज दिया गया तो उस व्यक्ति की अनिवार्यता है, कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़ दिया जाए तो उस व्यक्ति की अनिवार्यता है कि उस व्यक्ति को आना ही होगा। तो स्पेशली यहां ध्यान रखो कि जिस व्यक्ति के हेतु आपको जिसको बुलाना है उसके लिए समन है तो कोर्ट पे एप्लीकेशन देना पड़ता है, और एप्लीकेशन में क्या होना होता है, रीजनेबल कॉज भी आपको एडमिनिस्ट्रेट करने होंगे, रीजनेबल कॉज भी आपको उसमें पुट अप करने होंगे ताकि ये पता चले कि एक प्रॉपर कॉज है, और यदि जज इससे सहमत है मतलब सेटिस्फाइड है तो उस व्यक्ति के नाम पे वो जारी करेगा समन। क्लियर होगा? रीजनेबल कॉज, और इसके बाद इफ जज सेटिस्फाइड देन वो समन जारी करेगा, समन जारी करेगा। अब यहां इसी में तीसरा रूल भी है जो रूल 1 का ही सब रूल 3 है। सब रूल 3 कहता है कि लिस्ट से बाहर से, मान लो आपने लिस्ट दे दिया, आपने 10 लोगों की लिस्ट दी किनको बुलाना है, डिफेंडेंट ने भी 10 लोगों की लिस्ट दी किनको बुलाना है, या 20 लोगों को लिस्ट दिया। आपको जितने लोगों का लिस्ट देना था आपने वो दे दिया, कब? इश्यू के फ्रेम होने के 15 दिन के अंदर, रूल फर्स्ट का फर्स्ट, सब रूल फर्स्ट। अब इसमें कंसर्न है कि आपको अचानक ऐसा लगा कि किसी तीसरे व्यक्ति को बुलाना है जिसका उसमें नाम नहीं है। ऐसे कंसर्न्स में भी छूट दी गई है। मान लो कई बार ऐसा कंसर्न्स होता है कि मुकदमे को दायर करने के टाइम में या किसी कंसर्न्स में आपको उस व्यक्ति की औचित्यता नहीं लगी कि उस व्यक्ति को बुलाना चाहिए। अब आपको लगता है कि नहीं, कंसर्न्स बदले हैं, पैरामीटर्स बदला है, सर्कमस्टेंसेस बदले हैं और नए एविडेंस की प्राप्ति हुई है या कुछ नए इनसाइट्स मिले हैं। इन सारे आधार पर यदि आपको लगता है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को समन करना चाहिए, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कोर्ट में आना चाहिए जिसके नाम का मेंशन उस लिस्ट में नहीं है जो विटनेस की लिस्ट में आपने पे दिया है, ऐसे भी परिस्थिति में यह कहा जाता है कि कोर्ट ने एक राइट दिया है व्यक्ति को कि आप किसी तीसरे व्यक्ति को भी बुला सकते हो जो इस लिस्ट में नहीं है। लेकिन फिर यहां कंसर्न होगा कि कोर्ट को आपको अगेन इस बात के लिए सेटिस्फाइड करना होगा कि उसकी आवश्यकता क्या उस व्यक्ति को आने की, और दूसरा यदि आने की आवश्यकता प्रूव भी कर दिए तो आपको यह भी बताने होंगे कि आपने उस लिस्ट में उसका नाम क्यों नहीं मेंशन किया था। दोनों ही तर्क से यदि वो सेटिस्फाइड हो जाए, एक तो पहला आपने उसका नाम उस लिस्ट में क्यों नहीं मेंशन किया था, और दूसरा उसके आने की आवश्यकता, यदि इन दोनों ही तर्क से कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए तो किसी तीसरे व्यक्ति को भी जिसका नाम लिस्ट में नहीं है आप बुला सकते हो और इसके लिए समन जारी किया जा सकता है। क्लियर हुआ ये मुद्दा? तो रूल 3 कहता है कि अदर देन मेंशन्स इन लिस्ट, मेंशन इन लिस्ट
भी आप किसी को बुला सकते हैं, किसी को समन जारी किया जा सकता है, समन जारी किया जा सकता है। यह कहता है रूल 1 का सब रूल 3। लेकिन यहां फिर क्या कंसर्न्स होंगे कि आपको सेटिस्फाई करना होगा जज को दो कारण पे। क्या क्या कारण होंगे? पहला कि आपने उसका नाम लिस्ट में मेंशन क्यों नहीं किया, और दूसरा कि उसके सेटिस्फैक्टरी कॉजेज है, रीजनेबल कॉज है कि उस व्यक्ति की आना या उस व्यक्ति को कोर्ट में साक्षी देना, गवाह देना जरूरी है। बुलाया जा सकता है। इसमें क्या है? 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन को यदि आप फॉलो करते हो तब, पहला रीजनेबल कॉज कि उस व्यक्ति का नाम लिस्ट में क्यों नहीं था, लिस्ट में नाम न होने का रीजनेबल कॉज, और दूसरा उस व्यक्ति को बुलाने की आवश्यकता, उसे बुलाने की आवश्यकता। यदि इन दोनों ही तर्क से कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए, जज सेटिस्फाइड हो जाए, तो उस व्यक्ति को बुलाया जा सकता है। यह कहता है रूल 1 का सब रूल 3। यह क्लियर हो गया? पहला में क्या था कि 15 दिन के अंदर आपको लिस्ट भेजने होंगे। दूसरा में क्या था कि जब उस व्यक्ति में से किसी व्यक्ति को समन कराना होगा, मतलब बुलाना होगा, तो आपको कोर्ट में एप्लीकेशन देनी होगी। और तीसरा कह रहा है कि यदि आपको किसी तीसरे व्यक्ति को भी बुलाना है जिसको कोर्ट में लिस्टिंग में नाम आपने नहीं दिया है, तो इसके कारण आपको बताने होंगे और उसको आने की क्या अनिवार्यता है। ये दोनों ही कॉज को यदि आपने जज को सेटिस्फाई कर दिया तो फिर जज इससे समन जारी कर सकता है। अब इसी का रूल 3 मतलब रूल 1 का ही सब रूल 4 की बात करते हैं। रूल 1 में ही एक सब रूल और है, सब रूल 4। यह कहता है कि समन के लिए जो आवेदन है किसको दिया जाए। अब मानो हमने कहा कि समन के लिए आपको आवेदन करना है, किसको आवेदन करना है? तो डायरेक्टली कोर्ट को आवेदन करोगे, या नहीं तो कोर्ट के पास इतनी समय नहीं होती है, तो कई बार कोर्ट एक पर्टिकुलर ऑफिसर को नियुक्त करता है इस काम के लिए कि वो व्यक्ति समन जारी करेगा। तो आप या तो डायरेक्ट कोर्ट को एप्लीकेशन करोगे, या कोर्ट ने जिस व्यक्ति को ऑथराइज किया है समन जारी करने के लिए उस व्यक्ति के पास एप्लीकेशन दोगे। और उस व्यक्ति का नाम आपको तभी मिल जाएगा जैसे ही आपने लिस्ट दिया था। लिस्ट देने के 5 दिन के अंदर कोर्ट को यह नाम डेजिग्नेट कर देना होगा कि कौन से व्यक्ति इस समन के लिए उत्तरदायी होगा, समन भेजने के लिए उत्तरदायी कौन होगा। क्लियर? तो रूल 4 कहता है कि समन के लिए एप्लीकेशन किसे दोगे? समन के लिए एप्लीकेशन किसे दोगे? समन के लिए एप्लीकेशन इसमें यह कहा गया कि या तो आप कोर्ट को दोगे, या कोर्ट द्वारा नियुक्त ऑथराइज कोई व्यक्ति, या कोर्ट द्वारा ऑथराइज व्यक्ति, ऑथराइज्ड ऑफिसर। अब कोर्ट का जो कोई ऑफिसर है जिसके पास आपको समन के लिए एप्लीकेशन भेजनी होती है, तो इसमें भी स्पेशली ध्यान रखो, ये कोर्ट की बाध्यता है कि कोर्ट की जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो लिस्ट के 5 दिन के अंदर ही डिसाइड हो जाना चाहिए, ऑथराइज्ड हो जाना चाहिए होता है। अर्थात इसकी ऑथराइजेशन कब होनी चाहिए? इसकी नियुक्ति कहने के लिए नियुक्ति से ज्यादा बेहतर है इसका ऑथराइजेशन। नियुक्ति तो मतलब कोर्ट में बहुत सारे लोग होते हैं, नियुक्ति का मतलब अपॉइंटमेंट नहीं होता। हाँ, इस कार्य को असाइन किया जाता है कब? तो लिस्ट देने के अंदर, जो विटनेसेस का लिस्ट आपने दिया था उसके 5 दिन के अंदर इस व्यक्ति को असाइन कर दिया जाएगा। मतलब यह है कि लिस्ट देने के अंदर 5 दिन के अंदर इस व्यक्ति का निर्धारण हो जाएगा, इसे असाइन कर दिया जाता था, ड्यूटी दिया गया हो। मतलब यहां ध्यान रखो, जो कोर्ट में आपने डायरेक्टली जज के पास नहीं, आपने यदि किसी ऑफिसर के द्वारा समन भेजना है तो उस ऑफिसर की जो नियुक्ति है वो जब आपने पहली बार रूल 1 के तहत जब आपने लिस्ट दिया था, उस लिस्ट के तहत अंदर ही 5 दिन के अंदर ही इस ऑफिसर की नियुक्ति हो जाती है। तो कंप्लीट हो गया कि मतलब समन के लिए किसके पास आप अप्रोच कर सकते हो? या तो कोर्ट के पास अप्रोच कर सकते हो, या कोर्ट द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसर। और कोर्ट द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसर की नियुक्ति कैसे होती है? यह कहा गया कि जब आपने पहला लिस्ट भेजा था, लिस्ट देने के 5 दिन के अंदर इस व्यक्ति को डेजिग्नेट कर दिया जाता है इस काम के लिए कि जो भी समन में जिसको बुलाना होगा तो समन आप ही जारी करोगे। यह कहता है रूल 1। अब रूल 1 में ही एक पार्ट और है। रूल 1 का ही एक तो रूल 1 का फर्स्ट था जिसमें 4 सब रूल थे, उसके बाद रूल 1 में ही एक है सब रूल ए। तो अब रूल 1 का ए क्या कहता है ये ध्यान रखो। रूल 1 का वो 1 कहता है कि प्रोडक्शन ऑफ विटनेस विदाउट समन
कई बार ऐसे भी कंसर्न्स हो जाएंगे कि कुछ प्रोडक्शन, जैसे हमने कहा ना कि ये किसके लिए मुद्दा है, ये उस व्यक्ति के लिए समन जारी किया जाएगा जो व्यक्ति आपके कहने से नहीं आने वाला है, जिसमें कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो आपके कहने से ही सीधे अपीयर हो जाएंगे कोर्ट में, उसे समन करने की जरूरत नहीं होगी, कोर्ट को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये कहता है कि ऐसे कंसर्न्स में उस व्यक्ति को भी आप ला सकते हैं और उसको समन करने की जरूरत नहीं होगी। तो 1 ये कहता है कि जो विटनेस है, ऐसे भी प्रोडक्शन ऑफ विटनेस विदाउट समन, प्रोडक्शन ऑफ विटनेस विदाउट समन, मतलब बिना समन के भी किसी व्यक्ति को बुला सकते हो जो आपके साथ आने को तैयार है। ठीक है, तो अब इसके अंदर स्पेशली ध्यान रखो कि रूल 3 के जो सब रूल 3 थे, इसके रूल 1 के सब रूल 3 के अंदर तो समन भेजा जाता था, इसके अलावा भी किसी व्यक्ति को प्रोडक्शन ऑफ विटनेस विदाउट समन भी आप बुला सकते हो। ये कंसर्न्स क्या होना चाहिए, जो आपके साथ स्वतः आता है। अब यहां हमने कहा कि समन किसको जरूरत होगी, जो व्यक्ति आपके कहने पर नहीं आएगा। ये कौन होगा, जो व्यक्ति आपके साथ स्वतः आने को तैयार है। तो ये रूल 1 पूरा हो गया। रूल 1 में जो पहला क्लॉज 1 2 3 4 है सब क्लॉज, वो क्या कह रहा है कि कैसे कैसे उसके साथ समन भेजा जाएगा। और रूल 1 का जो ए वाला पार्ट है वो कैसा है कि ऐसे गवाहों से संबंधित है जिसको समन भेजने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के कहने पे उसके साथ हुआ जाता है। तो नॉर्मल आपने देखा कोर्ट में जो गवाही होती है, नॉर्मल अक्सर इसी व्यक्ति की गवाही होती है, दोनों ही पार्टी अपने अपने पक्ष से गवाह को ले जाता है। और ये वाला जो समन वाला लिस्ट है वो सामान्यतः एक्सपर्ट आदि की केसेस में होते हैं। क्लियर हुआ ये मुद्दा। इसके बाद हम बात करते हैं रूल 2 की बात करते हैं। रूल 2 ये कहता है कि जो समन भेजा जाएगा किसी व्यक्ति को, उसका एक्सपेंसेस, खर्च कौन देगा, समन का खर्च कौन देगा, समन भेजने का खर्च, एक्सपेंसेस कौन देगा। तो कहा जाता है कि ये वो पार्टी खर्च बेयर करेगा जिस पार्टी के कहने पे किसी व्यक्ति को समन जारी किया जा रहा है। तो वो पार्टी बेयर करेगा, वो पार्टी जिसके कहने पर समन भेजा जा रहा है। समन को पैसे खर्च कौन करेगा, वो व्यक्ति जिसके कहने पर समन भेजा जा रहा है। और इसमें यदि ये बात किया जाता है तो इसमें भी 3-4 सब रूल्स हैं। तो रूल 2 का जो फर्स्ट ये है, ये कहा जाता है कि समन के लिए एप्लीकेशन, ये रूल 2 का सब रूल फर्स्ट ये कहता है कि जो व्यक्ति एप्लीकेशन भेजेगा उसके 7 डेज के अंदर, 7 डेज के अंदर उसे पैसे जमा करने होंगे, पैसा जमा करना होगा। अब ये पैसा कितना होगा, ये 7 डेज के अंदर उसे कोर्ट में जमा करना होगा समन ग्रांट होने से पहले। क्योंकि समन ग्रांट होगा तो फिर उस व्यक्ति को समन जिस दिन पहुंचेगा उसी दिन वो पेमेंट भी हो जाना चाहिए। मान लो किसी एक्सपर्ट को आपको बुलानी है या किसी डॉक्टर को बुलानी है आपको, अब वो अपने पैसे से तो आएगा नहीं, अपने पैसे से क्यों आएगा, आना भी नहीं चाहिए। तो आपको जरूरत है तो जो कोर्ट में आपने पैसे जमा किए हैं, समन के साथ साथ उस व्यक्ति को वो पेमेंट भी मिल जाएगा ताकि वो उस एक्सपेंस के साथ साथ यहां पहुंच जाए। तो पहला ये होता है, इसमें पैसा जमा करना होगा। हाँ, कितना पैसा, तो ये भी कहता है जितना कोर्ट निर्धारित करे, कितना, तो इसमें कहा जाता है जितना कोर्ट निर्धारित करे, जितना कोर्ट निर्धारित करे। अर्थात कोर्ट एक जुडिशियल है, वैसा नहीं होगा कि वो व्यक्ति है जिस एक्सपर्ट को, अब ये जिस व्यक्ति को बुला रहे हो वो कह दे बहुत सारा पैसा, तो या आप कह दो बहुत मिनिमम पैसा। तो ये कोर्ट को निर्धारित करना होगा कि उस व्यक्ति को आने जाने के लिए जो भी खर्च होंगे वो कितने होंगे। तो कोर्ट निर्धारित करेगा। और कब देना होगा आपको, समन के ग्रांटिंग से 7 दिन के, उससे पहले ही, अर्थात एप्लीकेशन के 7 दिन के भीतर। और जब ये कर दोगे उसके बाद समन को ग्रांट किया जाएगा। अब यहां जो 2 का 2 है, जो 2 का सब रूल 2 है, वो ये कहता है कि यदि एक्सपर्ट है तो कोर्ट डिसाइड करेगी। यदि मान लो एक नॉर्मल व्यक्ति को बुलाया तब तो ठीक है। सब रूल 2 कहता है कि यदि एक्सपर्ट को बुला रहे हो, तो एक्सपर्ट को बुला रहे हो तो उसको आने जाने के खर्च के साथ साथ उसके जो प्रॉपर रेम्यूनरेशंस होने चाहिए, अर्थात उसके जो प्रॉपर, उसके उचित पारिश्रमिक होनी चाहिए। मान लो कोई बड़ा सा अफसर है, कोई डॉक्टर है या कोई प्रोफेशनल है, कोई आईटी विशेषज्ञ है,
तो अपने धंधा में व्यस्त है, अपने धंधा में व्यस्त होने के चलते उसके कुछ वो जो आएगा वो उसकी भी हानि होगी। एक नॉर्मल व्यक्ति होता तो उसका कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन जो आपने एक्सपर्ट को बुलाया है तो एक्सपर्ट को आने जाने के खर्च के साथ साथ उसके पारिश्रमिक अर्थात उसके भत्ते भी दिए जाएंगे। और ये भत्ता कौन डिसाइड करेगा? ये कोर्ट डिसाइड करेगा। एक्सपर्ट के केस में क्या होगा? उसके नॉर्मल एक्सपेंसेस के साथ साथ उसके रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन का मतलब हुआ उसके जो एक लाभान्वित भत्ते भी देने होंगे, अर्थात किराया के साथ साथ उसके पारिश्रमिक, या उसको ऐसा भी कह सकते हो उसको भत्ता भी दिया जाएगा। भत्ता का मतलब उसके वेजेस भी दिए जाएंगे। और ये जो किराया और भत्ता है वो कौन डिसाइड करेगा? ये वेजेस कोर्ट डिसाइड करेगी। अन्य रिम्यूनरेशन मतलब अन्य तरीके से उसका भुगतान, ये टोटल भुगतान कितना होगा? विशेषज्ञ है तो ये भुगतान भी करने होंगे। हाँ, इसमें स्पेशली ये ध्यान रखो, जो 2 का सब रूल 3 कहता है कि कितना भुगतान होगा, तो कहा जाता है कि यदि वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो अपने आधार पर ही डिसाइड करेगा, वहां तो कोई मतलब ही नहीं होगा क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन यदि लोअर कोर्ट है तो लोअर कोर्ट के कंसर्न में लोअर कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर होता है, सबऑर्डिनेट होता है। तो जब हाई कोर्ट के अंतर्गत होता है तो लोअर कोर्ट जब भी कभी ये डिसाइड करेगा कि कितना भत्ता और कितना किराया एक्सेट्रा देना होगा, तो यदि हाई कोर्ट का उस मामले में कोई नियम है या कोई डिसीजन है तो उस नियम को पालन करना होगा। यदि हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं कुछ बनाया है तब स्वतः विवेक के आधार पर कर सकता है। तो रूल 3 कहता है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हो अर्थात हाई कोर्ट से नीचे का कोर्ट हो तो उसे हाई कोर्ट के डिसीजन या हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित भत्ता को ध्यान में रखना होगा। हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित कंसर्न्स के आधार ही, कंसर्न्स के आधार पर ही डिसाइड करेगा। अर्थात यह होगा कि यदि हाई कोर्ट से नीचे का कोर्ट है तो हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित कंसर्न्स के आधार पर डिसाइड करेगा। यदि हाई कोर्ट का इस पे कोई राय नहीं है, हाई कोर्ट का यदि इस पे कोई विचार नहीं है, ऐसे कंसर्न्स में वो कोर्ट स्वयं भी कर सकता है। यह है 2 का 3। उसके बाद आता है 2 का 4, जो 2 का सब रूल 4 है। ये जो पैसे होंगे या जो इतना भी है वो क्या होगा? तो ये डायरेक्टली उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा। जब कोर्ट में आप जमा करवा दोगे, जो भी पैसे जमा करवा दिए जाओगे, वो जो गवाह होगा, चाहे वो एक्सपर्ट हो या नॉर्मल गवाह हो, उसको वो पैसे सीधे दे दिए जाएंगे। तो रूल 2 का 4 कहता है, 2 का सब रूल 4 ये कहता है कि ये सारे पैसे गवाह को डायरेक्टली दे दिए जाएंगे, विटनेस को प्रदान होगा। अर्थात जो कुछ भी रेम्यूनरेशन एटसेट्रा जो जमा किए हो वो किसको मिलेगा? तो ये कहता है कि वो डायरेक्टली सर्व समन करेगा तो उसी के साथ ही देना होगा। अर्थात जिस दिन समन सर्व होगा, कब विटनेस को प्रदान होगा? कब? जब समन सर्व होगा। अर्थात जब समन उसको दे दिया जाएगा तो समन के साथ ही उसके वो पैसे भी दे दिए जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा कोई व्यक्ति अपने पैसे लगा के कोर्ट में नहीं आएगा। ये क्लियर हुआ? अब हम लोग लौटते हैं 2 के 4 के बाद आते हैं रूल 3। अब यहां से छोटा छोटा रूल होना शुरू हो गया। रूल 3 कहता है कि जो टेंडर ऑफ एक्सपेंसेस है वो कैसे होगा? तो कहा जाता है कि जो पैसा आपने कोर्ट में जमा किया है इसको कहते हैं टेंडर ऑफ एक्सपेंसेस टू विटनेस। कोर्ट में जो पैसा आपने जमा किया है वो सारे के सारे पैसे किसको जाएंगे? वो पैसा चला जाएगा उस व्यक्ति को सर्व किया जाएगा। यदि व्यक्ति को डायरेक्टली ही जाना है, यही 2 का 4 और 3 लगभग एक ही है। 2 के 2 में 4 में कहा गया कि विटनेस को प्रदान होगा जब समन सर्व होगा। 3 कहा जा रहा है कि यदि समन उस व्यक्ति को डायरेक्टली हैंड टू हैंड दिया जा रहा है तो ये सारे इनकैशमेंट भी उस व्यक्ति को ऐसे ही दिए जाएंगे। अर्थात 2 और 3 मिलके, 2 और 3 जो कंबाइनली है डायरेक्ट पढ़ना, उसमें ये कंसेप्ट है कि यदि व्यक्ति को समन डायरेक्टली सर्व करवा रहे हो तो उस व्यक्ति को वो पैसा, चाहे वो एक्सपर्ट है, जो भी है, जो कुछ भी है, उसको इफ पॉसिबल, यदि कुछ चीजें ट्रांसफरेबल नहीं हो तब तो अलग कंसर्न है, अदरवाइज उस व्यक्ति को डायरेक्टली दे दिया जाएगा। अब इसके बाद ये है रूल 4। यहां इंपॉर्टेंट रूल है। कहा जाता है कि मान लो आपने जितने पैसे जमा करवाए और वो इनसफिशियंट है उस व्यक्ति के लिए या उस एक्सपर्ट के लिए। वो इनसफिशियंट किस केस में होता है इसको भी समझ लो। जैसे मान लो कोर्ट ने एक रेम्यूनरेशन तय किया, बाद में उस व्यक्ति ने इस पे आरोप, इस व्यक्ति ने इस पे क्वेश्चन उठाया जिसको बुलाना है कि नहीं उसको इतने ही पैसे में उसके लिए पॉसिबल नहीं है, या फिर ऐसे कंसर्न्स होंगे कि उस व्यक्ति को एक दिन के बजाय कार्यवाही में 2-3 दिन के लिए रुकना पड़ा या 4 दिन रुकना पड़ा।
ऐसे कंसर्न्स में क्या होंगे, या तो किसी भी तरह से यदि ये पता चलता है कि जो अमाउंट आपने जमा करवाया है अर्थात प्लेंटिफ या डिपेंडेंट जिसने गवाह को बुलाया है, यदि उसने पेमेंट कम किया है, ऐसी परिस्थिति में कोर्ट उसको जितना पेमेंट कम है उसे दोबारा जमा करने के लिए कह सकती है। और यदि व्यक्ति इसमें कर दिया जमा तो ठीक है, यदि नहीं तो उस व्यक्ति को जुर्माना किया जा सकता है, और जुर्माना के साथ साथ उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी यहां ध्यान रखो, उसकी जो चल संपत्ति है उसको सीज करके या चल संपत्ति से पैसे निकाल के कोर्ट उस व्यक्ति को दे सकती है। क्लियर? तो रूल 4 कहता है कि प्रोसीजर व्हेन इनसफिशिएंट अमाउंट इज पेड, प्रोसीजर व्हेन इनसफिशिएंट इनसफिशिएंट अमाउंट इज पेड, यदि मान लो जितना अमाउंट पेड करना था उतना अमाउंट नहीं हुआ है तो क्या करना होगा। अब क्यों किस कंसर्न्स में होगा ये इसकी हमने चर्चा करवाई है। मान लो कि एक्सपर्ट आया, उसको 4 दिन लग गया, 2 दिन में गवाही हुई या किसी कारण से कोर्ट की बैठक नहीं हुई, उस व्यक्ति का ज्यादा हानि हुआ, ऐसे कंसर्न्स में, या आपने पैसे ही कम जमा करवाए, ऐसे कंसर्न्स में यदि इनसफिशिएंट अमाउंट है तो ऐसे कंसर्न्स में कोर्ट रेस्ट अमाउंट जमा करने को कहती है, रेस्ट अमाउंट जमा करने को कहेगी। अब ये जो रेस्ट अमाउंट है यदि व्यक्ति ने जमा कर दिया तो ओके, अदरवाइज इफ नॉट, यदि ये जमा नहीं हुआ, इफ नॉट डिपॉजिटेड इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, डिपॉजिटेड इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, यदि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में यह जमा नहीं हो पाया तो ऐसे कंसर्न्स में उस व्यक्ति को जुर्माना भी हो सकता है, और जुर्माना के साथ साथ उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को सीज भी किया जा सकता है। जुर्माना प्लस मूवेबल प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है। और सीज के साथ साथ उसे बेचा भी जा सकता है, उसको सीज करेगा या बेचेगा और फिर उस व्यक्ति को पैसा दे देगा। इसी कंसर्न्स में यही होगा, उसको सेल कर लिया जाएगा। इसी में रूल 4 में ही, रूल 4 का ही एक सब रूल 2 है, वो ये कहता है कि यदि व्यक्ति एक्सपर्ट को, जैसा मैंने अभी कहा कैसे कंसर्न्स में, एक या अधिक दिन रुकना पड़ा तो उसके जो रेम्यूनरेशन होंगे उसी अनुरूप सेट होंगे। रूल 4 का 2 वही आ गया कि यदि एक्सपर्ट को एक से अधिक दिन रुकना पड़े तो जो उसके भत्ता एक्सेट्रा डिसाइड किए हैं वो कितने होंगे, उसी अनुरूप होंगे, प्रोपोर्शनल हुआ। यदि अधिक दिन रुकना पड़ा, रुकना हो तो ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा, एक्सपर्ट को, गवाह की बात कर रहा है, यदि विटनेस को एक से अधिक दिन रुकना पड़ा तो प्रोपोर्शनल रिम्यूनरेशन, अर्थात जो भत्ता होंगे वो आनुपातिक होंगे। आनुपातिक का मतलब उसी रेशियो में, जितना दिन वो रुक रहा है उस रेशियो में उसके भत्ता डिसाइड होगा, कोर्ट डिसाइड करेगी और उस व्यक्ति को देना होगा। इसके बाद आते हैं रूल 5 की बात करते हैं। ये हो गया कंप्लीट यहां तक। इसके बाद हम लोग आगे की रूल की चर्चा करवाते हैं। आगे का रूल की चर्चा यह है कि समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। यहां एक पॉइंट ध्यान रखो कि रूल 6 कहता है यहां कि यदि डॉक्यूमेंट पे कर रखने के लिए किसी व्यक्ति को समन किया जाता है, अर्थात डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए यदि किसी को समन किया जाता है, ऐसे कंसर्न्स में इस बात की कोई नेसेसरी नहीं है कि वो व्यक्ति खुद आए। यदि वो व्यक्ति स्वयं आके या स्वयं आ जाए तब तो कोई बात ही नहीं। यदि वो व्यक्ति स्वयं नहीं आना चाहता तो किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे माध्यम के द्वारा भी तय समय के अंदर, जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है उसके अंतर्गत यदि वो चाहे तो कोर्ट को डॉक्यूमेंट भी भेज दे, और यदि डॉक्यूमेंट वो भेज दे तो इसका मतलब है ये मान लिया जाएगा कि वो व्यक्ति अकॉर्डिंग टू द समन्स, जो समन के जो अंदर में जो कंसर्न्स थे उससे वो कंप्लीट हुआ और समन का पूरा करना हो गया। तो ये बात कहता है रूल 6। रूल 6 कहता है कि यदि किसी को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए समन किया गया तो उस व्यक्ति की आने की अनिवार्यता नहीं है। डॉक्यूमेंट भी पहुंच जाए तो यह मान लिया जाएगा कि उसने समन का पालन कर लिया है। यदि समन फॉर प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट हो, फॉर प्रोड्यूसिंग
डॉक्यूमेंट हो तो क्या होगा, व्यक्ति को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति को प्रेजेंट होने की अनिवार्यता नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, नेसेसिटी नहीं है। अर्थात व्यक्ति चाहे तो डॉक्यूमेंट भी किसी तरीके से या किसी अन्य माध्यम से भेज सकता है, और यदि ऐसा भी हो जाएगा तो इसका मतलब मान लिया जाएगा कि उसने रूल के साथ कंप्लाई किया है, रूल के साथ उसने जो समन्स थे, समन को उसने पालन किया है। हाँ, स्पेशली ध्यान रखो कि यदि समन फॉर प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट ओनली हो तभी, यदि उस व्यक्ति से स्वयं पूछताछ करना हो या उस व्यक्ति को स्वयं ही किसी प्रमाण को दिखाना हो, ऐसे कंसर्न्स में नहीं। ध्यान रखो, समन फॉर मैरिली प्रोड्यूसिंग, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मैरिली प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट, यदि केवल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए हो, ऐसे कंसर्न्स में व्यक्ति ना भी आए तो भी काम चल जाएगा। अब इसके बाद आएगा रूल 7 की बात करते हैं। रूल 7 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति कोर्ट में प्रेजेंट हो एट अ टाइम, मान लो कोई भी व्यक्ति हो, ये ध्यान रखो, कोर्ट में यदि कोई व्यक्ति प्रेजेंट हो और उस व्यक्ति के पोजीशंस में उस व्यक्ति के पास कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी रसीद या कोई भी ऐसी चीजें हो जो कोर्ट के काम आ सकते हैं, ऐसे कंसर्न्स में कोर्ट इमीडिएटली उस व्यक्ति से उस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए कह सकता है, और वो व्यक्ति बाध्य है कि वो डॉक्यूमेंट या वो कुछ भी रसीद या जो कुछ भी है उसे वो देना होगा। तो रूल 7 कहता है कि कोर्ट में प्रेजेंट किसी भी व्यक्ति के पास जो कुछ भी है उसे कोर्ट को यदि लगे तो प्रोड्यूस करने के लिए कह सकती है कोर्ट, और इस बात में व्यक्ति के पास कोई ऑप्शंस नहीं है कि वो मना करे। मतलब यदि आप कोर्ट में है, आप थर्ड पार्टी भी है, स्ट्रेंजर भी है, लेकिन आपके पास कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसकी प्रोड्यूसिंग करने की जरूरत है और कोर्ट को ऐसा लगता है तो कोर्ट आवश्यकता दे सकती है। तो रूल 7 कहता है कि कोर्ट में प्रेजेंट किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी व्यक्ति के पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी है उसे प्रेजेंट करने के लिए कोर्ट कह सकती है। और व्यक्ति मना नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ भी है, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो, एविडेंस हो, कुछ भी है, ये होता है जो प्रोड्यूस करने के लिए कहा था। यह है रूल 7। उसके बाद 7 में ही एक है 7A कि समन गिवन बाय द पार्टी मतलब टू द सर्विस, मतलब ऐसा होगा कि यदि समन की सर्विस करवाने हैं, ये रूल 7 तो हो गया कंप्लीट। अब इसी में एक रूल 7 का ए है। रूल 7 का ए कहता है कि जैसे याद करिए डिफेंडेंट को जब हम लोग समन भेज रहे थे उस कंसेंस में हमने क्या कहा था कि डिफेंडेंट को समन एक तो कोर्ट के द्वारा है ही, कोर्ट के द्वारा है का मतलब उसके द्वारा जो एक रजिस्टर्ड पोस्ट या एजेंट या जो कुछ भी है उसके द्वारा भेजा जा सकता था। उसमें हमने एक ऑप्शंस कहा था कि यदि व्यक्ति को लगे कि खुद ही वो समन सर्व करवा दे, क्योंकि समन सर्व करवाने का पैसा किसको लगता है, वो प्लेंटिफ को लगता है या उस व्यक्ति को लगता है जो समन भेज रहा है। यहां भी यही कंसर्न्स है। तो कहा गया कि यदि वो व्यक्ति डिसाइड करे, अर्थात पार्टी जिसने समन भिजवाया है उसे यदि लगे कि वो व्यक्ति खुद ही जाके उसे समन सर्व करवा सकता है, तो ये ऑप्शंस यहां भी है कि यदि किसी प्लेंटिफ, किसी गवाह को, किसी विटनेस को वो जाके खुद ही समन दे दे, तो ऐसे कंसर्न्स में यहां इस बात की भी पॉसिबिलिटीज है कि वो दे दे ऐसा। हाँ, लेकिन फिर भी यहां ध्यान रखो, क्योंकि उससे बेनिफिट क्या होगा, उसको उससे उसके कॉस्ट बच जाएंगे। जैसे मान लो कोर्ट ने जो उसको भेजने का कॉस्ट एक्सेट्रा लगाया होगा, अल्टीमेटली तो पे इसी को ही करना है। तो यदि ये व्यक्ति एक्सेप्ट करे ऐसा कि हम स्वयं ही उसे जाके पे ऐसा दे सकते हैं, ये समन उसको सर्व करवा सकते हैं, तो उस व्यक्ति को इजाजत दी जाती है। हाँ, लेकिन ध्यान रखो कि यदि उस व्यक्ति से, क्योंकि समन भेजा ही उसी व्यक्ति, समन उसी विटनेस को जा रहा है जो व्यक्ति सामान्यतः आने को तैयार नहीं था, और यदि उस व्यक्ति ने समन लेने से डायरेक्टली इससे मना कर दिया, तो क्या होगा, ऐसे कंसर्न्स में फिर वही पुरानी प्रोसेस होगी कि ये कोर्ट में आके कहेगा और कोर्ट से समन निकालने के लिए प्रार्थना करेगा, और उसको डायरेक्ट कोर्ट अपने तरीके से जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसके द्वारा दोबारा उसे समन भेजा जाएगा। हाँ, फिर भी यदि वो समन को रिजेक्ट करता है तो फिर आगे की प्रोसेस वही होगी कि कोर्ट पहले कारण देखेंगे कि किस कारण से वो व्यक्ति समन को इग्नोर कर रहा है या समन को जानबूझ के लेने से इनकार कर दिया। यदि नॉर्मल फॉल्ट है तो उस फॉल्ट को ठीक करके उसके दोबारा समन भेजी जाएगी। यदि फॉल्ट उस व्यक्ति का है और उसने जानबूझ के ऐसे करने से मना किया है तो ऐसे कंसर्न्स में उस व्यक्ति पे भी एक्शंस होंगे। तो यहां रूल 7A कहता है कि जो व्यक्ति है, अर्थात जो पार्टी है, वो डायरेक्ट भी विटनेस को समन सर्व करवा सकता है। पार्टी डायरेक्ट भी विटनेस को समन सर्व करवा सकता है, समन सर्व करवा सकता है।
ये 7 का ए है। ऐसी बातें वहां कहा था, डिफेंडेंट के केसेस में भी था। अब यहां एक पॉइंट फिर से ध्यान रखो कि जो 7A की बात कर रहे हैं, तो 7A में वहां भी ध्यान रखो, जो डिफेंडेंट वाले कंसर्न्स था वहां रूल 16 और रूल 18 था ऑर्डर 5 का। रूल 16 और 18 में क्या कहा गया था कि पहले तो जिस व्यक्ति को उसने समन दिया है उस व्यक्ति को एक्नॉलेजमेंट साइन करनी होगी, और दूसरा कि समन देने का जो मैनर्स था, प्लस के कैसे उसने दिया, कैसे आइडेंटिफाई किया, ये सारी चीजें भी डिटेल लिखनी होती थी। तो ये रूल यहां भी लागू होंगे जब वो व्यक्ति दे रहा होगा, अर्थात रूल 16 एंड 18 ऑफ ऑर्डर 5 यहां भी लागू होंगे। रूल 16 एंड 18 ऑफ ऑर्डर 5, जो रूल 16 और 18 ऑफ ऑर्डर 5 है वो यहां भी लागू होंगे। 16 और 18 क्या है कि पहले तो एक्नॉलेजमेंट, कि जिस व्यक्ति ने समन लिया है उस समन रिसीव करने का एक्नॉलेजमेंट वो देगा, और दूसरा कौन सा मैनर, किस आधार पे, किस तरह दिया गया। तो मतलब एक्नॉलेजमेंट एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड, ये किसके होगा, एक्नॉलेजमेंट, इससे संबंधित है। तो रूल 16 और 18 यहां भी लागू होंगे। रूल 16 किसके, ऑर्डर 5 के, यहां भी ऑफ ऑर्डर 5 यहां भी लागू होंगे। उसके बाद यहां भी एक पॉइंट ध्यान रखो, यदि व्यक्ति रिफ्यूज कर दे, 7A में ही इस बात की भी चर्चा की गई है कि यदि व्यक्ति, क्योंकि जैसे डिफेंडेंट के केस में भी हमने कहा था, डिफेंडेंट भी यदि डायरेक्टली उसे लेने से मना कर देता था, वैसे ही यहां भी विटनेस तो मना कर ही देगा, क्योंकि इस व्यक्ति को समन जारी किया जा रहा है। इसका मतलब है वो व्यक्ति सामान्यतः इसकी बात सुनने लायक था ही नहीं। यदि वो व्यक्ति सामान्यतः इसकी बात सुन लेता तब तो इसको लिस्ट में नाम भेजने की जरूरत नहीं थी, कोर्ट में समन निकालने की जरूरत नहीं थी, इतने पैसे भी बचते। इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट तो वहां से ही है। तो यदि इफ रिफ्यूज्ड बाय द विटनेस, यदि रिफ्यूज हो गया, इफ रिफ्यूज्ड यदि उसको रिफ्यूज कर दिया गया तो फिर क्या होगा, तो उस व्यक्ति के आवेदन करने पे जो पार्टी है, पार्टी के एप्लीकेशन पे दोबारा नॉर्मल जो प्रोसीजर है कोर्ट का, कोर्ट के द्वारा उसे समन करवा दिया जाएगा। तो इफ रिफ्यूज्ड देन नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ समन बाय कोर्ट लागू होगा, कोर्ट लागू होगा। मतलब फिर वो नॉर्मली कोर्ट के द्वारा दोबारा समन जारी किया जाएगा और उस बात को भेजा जाएगा। हाँ, प्लेंटिफ को फिर पूछोगे कि जब वो व्यक्ति था जो पार्टी था, पार्टी को पहली बार ही क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, टाइम भी बचे। वो व्यक्ति यदि वहां रह रहा हो, उस व्यक्ति के साथ डायरेक्ट उसकी लिंक हो, या नहीं भी हो, व्यक्ति समन ही तो भेजना है, तो पैसे भी बचे, टाइम भी बचे। इसलिए व्यक्ति यदि खुद सर्व करना चाह रहा था तो उसे सर्व करवाने की छूट दी गई थी। लेकिन यदि उस व्यक्ति ने मना कर दिया तो बाय कोर्ट उसे सर्व करवा दिया जाएगा। अब यहां यह होगा कि रूल 8 में आते हैं। रूल 8 कहता है हाउ समन सर्व। रूल 8 कहता है कि समन कैसे सर्व होगा। समन सर्व कैसे होगा, तो ये जो रूल 8 है वो कहता है कि उसी तरह होगा, इसके पूरे के पूरे प्रोसीजर वही होंगे जो ऑर्डर 5 का प्रोसीजर था। ऑर्डर 5 का प्रोसीजर का मतलब जो प्रोसीजर टू डिफेंडेंट था, ये पूरी तरह ऑर्डर 5 की तरह ही होगा। ऑर्डर 5 की तरह ही होगा। ऑर्डर 5 की तरह मतलब समन टू डिफेंडेंट, समन टू डिफेंडेंट की तरह ही होगा। इसके बाद हम लोग आएंगे रूल 9 की चर्चा करेंगे। रूल 9 कहता है टाइम ऑफ सर्विंग। तो जो टाइम ऑफ सर्विंग है फिर वही डिफेंडेंट की तरह ही हो जाएगा कि जिस विटनेस को बुला रहे हो उससे कितने दूर पे है, उसकी कंसर्न्स क्या है, उसकी व्यस्तता क्या है, कोर्ट की टाइमिंग क्या है, इन सारी चीजों को एक प्रॉपर रीजनेबली बैलेंस करने के साथ ही उस व्यक्ति को टाइम दिया जाएगा कि आप कितने टाइम में उस वहां आप आ सकते हो। तो समन फॉर सर्व, उसके बाद टाइम फॉर सर्विंग समन, तो सफिशिएंट एंड रीजनेबल होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, 9 कहता है सफिशिएंट एंड रीजनेबल टाइम। रूल 9 किससे संबंधित है, टाइमिंग से संबंधित है। तो टाइमिंग के केस में क्या होना चाहिए, सफिशिएंट एंड रीजनेबल टाइम होना चाहिए। अर्थात जो विटनेस है उसके भी और कोर्ट के भी और व्यक्ति पार्टी के भी, इन तीनों के बीच में एक संतुलन टाइम का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति को बहुत दूर जाना है, व्यक्ति किसी अन्य कार्य में व्यस्त है और आप उसे इमीडिएट ऑर्डर देते हो कि समन पे वो तुरंत आ जाए, उपस्थित हो जाए, तो ये नहीं होगा।
फिर उसके बाद आता है रूल 9 की बात करते हैं। रूल 9 ये कहता है कि ये रूल 9 हो गया सफिशिएंट टाइम, रीजनेबल टाइम के लिए। उसके बाद आता है रूल 10 की बात करते हैं। 9 में क्या हो गया, सफिशिएंट टाइम चाहिए होगा। रूल 10 की बात करते हैं, प्रोसीजर वेयर विटनेस फेल टू कंप्लाई, अर्थात ये होगा कि ऐसे प्रोसीजर जहां विटनेस ने समन की जो कंसर्न्स थे, समन की जो बातें थी, उसके अनुरूप वो नहीं आ पाया। जैसे मान लो या तो उसने अपीयर नहीं हुआ, या समन में जिस डॉक्यूमेंट आदि को, एविडेंस आदि को प्रोड्यूस करने की बात की गई थी वो व्यक्ति नहीं कर पाया। तो ऐसे कंसर्न्स में क्या होंगे? तो रूल 10 ये कहता है कि व्हेन विटनेस फेल टू कंप्लाई विद समन, जब समन के तहत जो भी चीजें थी उसे कंप्लाई करने में फेल कर गया, तो फेल कैसे करेगा? या तो अपीयर नहीं हुआ, या तो अपीयर नहीं हुआ, या फिर वो डॉक्यूमेंट उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पाया जैसा कहा गया था। डॉक्यूमेंट या एविडेंस उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं किया जैसा करना था, उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं किया जैसा करना था। ये दोनों ही कंसर्न्स में ये हुआ कि वो व्यक्ति समन की विषय वस्तु से मैच करने के बजाय फेल कर गया। ऐसे परिस्थिति में क्या क्या कंसर्न्स होंगे? तो रूल 10 में ही थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखो, कोर्ट क्या करेगा जब वो व्यक्ति फेल किया, तो कोर्ट की जिम्मेदारी होगी सबसे पहले ये देखा जाए कि उस व्यक्ति को समन प्रॉपरली सर्व हुआ था या नहीं हुआ था। अब यदि समन प्रॉपरली सर्व हो गया था या नहीं हुआ था, यदि समन प्रॉपरली सर्व हो गया तो आगे के स्टेज, यदि समन प्रॉपरली सर्व नहीं हुआ तो फिर उसे दोबारा समन भेजी जाएगी उस मुद्दे को ठीक करके। अब यहां कंसर्न यह है कि इसके लिए क्या करना होगा? तो रूल 10 का सब रूल फर्स्ट ये कहता है कि सबसे पहले जो एक्नॉलेजमेंट आया था, ये जो रूल 18 और 16 और 18 ऑफ रूल 5 के तहत हमने कहा ना, जो भी समन रिसीव करेगा, सर्व करेगा, या यदि वो समन लेने से मना करता है तो जो पोस्ट ऑफिस वाला व्यक्ति होगा उस व्यक्ति ने अपने एफिडेविट के साथ इस बात को लिख के भेजा था कि उस व्यक्ति के पता नहीं मिला, या हमने ढूंढने की तमाम कोशिश करने के बाद, ऑल ऑप्शंस एक्सरसाइज करने के बावजूद भी हम उस व्यक्ति को फाइंड नहीं कर पाए। तो इस कंसर्न्स में यदि ऐसा लिख के दिया गया है तो कोर्ट उसे अपने तरीके से जांच करेगी। वो जो व्यक्ति होगा ऑफिसर कंसर्न्स जिसने ऐसा लिख के दिया है कि तमाम कोशिश के बावजूद उस व्यक्ति को ढूंढने में वो असफल रहे, उस व्यक्ति को भी एग्जामिनेशन कर सकता है, ओथ ले सकता है उससे, या जो कुछ भी होंगे। एक तो ऐसा, और यदि ऐसा हो गया तो प्रूव हो गया कि ये सिस्टम का फेल्योर नहीं है, उस व्यक्ति का फेल्योर है कि वो व्यक्ति या तो जानबूझ के छुप रहा है या पॉसिबल नहीं हुआ मिलने का। तो ऐसे ही कंसर्न्स में होंगे, एक कंप्लेंटमेंट निकाला जाएगा, एक ऐसा फर्दर नोटिस निकाली जाएगी, जो नोटिस उसके घर पे चिपका दी जाएगी, और फिर मान लिया जाएगा कि उसको समन का नोटिस सर्व हो गया, और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यही कहता है कि रूल 1 जो 10 का 1 है वो सबसे पहले देखेगा कि फेल करने का कारण क्या है। कारण क्या है? अब इसके तहत क्या देखा जाएगा? इसके तहत वो जो एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट है उसको चेक किया जाएगा। मेंट की रिसिप्ट को जांच करेगा, जांचेगा। जो सर्विंग ऑफिसर था उसकी इंक्वायरी की जाएगी। दूसरा क्या था? सर्विंग ऑफिसर की इंक्वायरी की जाएगी, जो समन देने गया था उसका जांच पड़ताल किया जाएगा। इन सब के बाद यदि ये कंफर्म हो जाता है कि ये फॉल्ट उस व्यक्ति का था, यदि टेक्निकल फॉल्ट था तो क्या किया जाएगा? उसे दोबारा भेजा जाएगा समन। और यदि पता चले कि नहीं वो व्यक्ति का ही फॉल्ट है, वो जानबूझ के अपीयर नहीं होना चाह रहा है, ऐसे कंसर्न्स में उसके लिए सजा की प्रावधान की जाएगी, और ऐसे कंसर्न्स में उस व्यक्ति को अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा? इसके लिए प्रोक्लेमेशन उसके घर पे चिपका दिया जाए। अब ये इंक्वायरी हो जाएगा। अब यहां देखो, यहां दो कंसर्न्स होंगे।
इफ टेक्निकल फॉल्ट, यहां यदि टेक्निकल फॉल्ट होता है तो उसे दोबारा भेजा जाएगा, दोबारा भेजा जाएगा। यदि व्यक्ति का फॉल्ट है, यदि विटनेस का फॉल्ट है, तो ऐसे कंसर्न्स में क्या होंगे, एक प्रोक्लेमेशन, एक प्रोक्लेमेशन छपाया जाएगा, मतलब इस बिहाफ पे कि फाइनल नोटिस कि आपको यह समन दिया जा रहा था और आप नहीं आए, इसके लिए फाइनल आपको अंतिम चेतावनी दी जा रही है, अंतिम बार आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और यह प्रोक्लेमेशन विटनेस के घर पे चिपका दिया जाएगा, कि घर के मुख्य भाग पर, मुख्य भाग पर चिपकाएगा, अटैच कर देगा, ये करवा देगा। और फाइनली जब ये हो जाएगा, इसका मतलब मान लिया जाएगा उस व्यक्ति को समन सर्व हो गया। अब समन सर्व हो गया और यदि वो फिर भी अपीयर नहीं हो रहा है, इसी में अगले पॉइंट लिख लो, इफ अगेन, मतलब दोबारा वो अपीयर नहीं होता है, अपीयर नहीं होता, तो क्या होगा, ऐसे कंसर्न्स में कोर्ट के पास राइट है कि अदरवाइज जैसा भी चाहे वैसा डिसाइड कर सकती है। तो अदरवाइज डिसाइड का मतलब वारंट जारी कर सकता है, वारंट का मतलब उसे गिरफ्तार किया जाए, बाय फोर्स उसे लाया जाए, या फिर उसे सजा दी जाए या कुछ पनिश किया जाए, या तो उसे डायरेक्टली वारंट किया जाए, अरेस्ट किया जाएगा उसे, या उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सर्च, इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए, या अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब उसके द्वारा कोर्ट को अब जैसा भी लगे, या तो उसे वारंट करें, पुलिस को राइट दे कि जबरदस्ती उसे ले आए, या अरेस्ट करवा ले, या अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें उसके साथ की जा सकती हैं। ये कहता है रूल का 10। यहां स्पेशल एक पॉइंट ध्यान रखो कि ये जो अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात है, ये यदि कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज ऐसी काम, मतलब ये जो अभी तक की जो प्रोसेस है अर्थात समन भेजने की या उस व्यक्ति को अलग तरीके से अरेस्ट या वारंट एक्सेट्रा करने का, ये सारा मामला यदि कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज में चल रहा हो, तो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज के केस में उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने के राइट नहीं है। स्पेशली इस बात को ध्यान रख लो, ये वाला जो राइट है कि अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये राइट कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज को नहीं है, ये राइट कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज को नहीं है। अर्थात वारंट जारी कर सकता है, अरेस्ट करवा सकता है, केवल अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो ये कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज के द्वारा नहीं होगा। इसके अलावा अन्य जो भी कॉज हो, केस हो, कोर्ट होंगे, वो सारे कोर्ट इस ऑप्शन का भी एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ये क्लियर हुआ। इसके बाद लौटते हम लोग रूल 11। आप मान लो इस इतने सारी चीज होने के बाद यदि व्यक्ति को पता चलता है और वो व्यक्ति विटनेस दोबारा कोर्ट में अपीयर हो जाता है, और अपीयर होने के बाद कोर्ट को इस बात से सेटिस्फाइड कर दे कि कुछ पर्टिकुलर रीजन रहा था, कुछ नेसेसरी रही थी, जिसके कारण वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर टाइम में समन के साथ अपीयर नहीं हो पाया या समन के साथ प्रॉपरली एक्यूमुलेटेड नहीं हो पाया, ऐसे कंसर्न्स में यदि कोर्ट उससे सहमत हो जाए तो जिस शर्त पे चाहे, जितना फाइन चाहे या जो भी चीज चाहे, उस शर्त पे उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो अटैच किया गया उसे हटाया जा सकता है, उसके जो अन्य कोई भी कंसर्न है, उसको जो सजा मिली है उसे कम किया जा सकता है। 11 में है कि इफ अपीयर, यदि बाद में अपीयर हो जाता है, विटनेस अपीयर हो जाता है और कोर्ट को सेटिस्फाइड करता है फॉर द रीजन, कोर्ट को लॉफुल एक्सक्यूज, लॉफुल एक्सक्यूज का मतलब कुछ ऐसे कारण बताता है जो एक प्रॉपरली एक्सेप्टेबल हो, को लॉफुल एंड एक्सेप्टेबल कारण बताए, टेबल कारण ऑफ अब्सेंस बताए,
तो उसकी जो प्रॉपर्टी अटैच हुई थी उसको फ्री किया जा सकता है, तो अटैच्ड प्रॉपर्टी फ्री हो जाएगा। फ्री हो सकता है क्योंकि अब वो इस कंसेंस में आ गया तो फिर उसे फ्री किया जा सकता है। हाँ, लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशन कौन होगा, यहां ध्यान रखो, कोर्ट जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे चाहे, ये सारा फ्री तो है ही, लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा, तो स्पेशली ध्यान रखो, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड एज कोर्ट डिसाइड, जैसा कोर्ट डिसाइड करे उस तरीके के टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। उसके बाद आता है रूल 12 की बात करें। रूल 12 कहता है प्रोसीजर इफ फेल टू अपीयर, मतलब ऐसा प्रोसीजर कि वो व्यक्ति पूरी तरह फेल ही कर गया, मतलब दोबारा लौट के ही नहीं आया, मतलब किसी भी कंसर्न्स में बाद में भी वो नहीं आया, तो क्या करें, प्रोसीजर इफ फेल टू अपीयर, यदि अपीयर हुआ ही नहीं तो पुराने कंसर्न्स में अर्थात रूल 11 के तहत जो उसकी प्रॉपर्टी अटैच की गई थी उस प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है, उस व्यक्ति पे फाइन किया जा सकता है, अन्य सारी चीजें भी की जा सकती है। तो कहा गया प्रोसीजर टू फेल, यदि वो फेल कर गया तो लेस देन 500 रुपए से कम उसको फाइन किया जा सकता है। यहां ध्यान रखो, ये 500 रुपए आज के टाइम में तो आपको बहुत कम लगता है, लेकिन जिस टाइम की एक्ट है, जिस टाइम इसमें अमेंडमेंट हुआ उस तमाम टाइम के साथ साथ 500 रुपए का फाइन बहुत ज्यादा हुआ करता था, या आज भी कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये कहा जाता है जो फाइन है वो अभी भी 500 रुपए से अनधिक, अनधिक का मतलब 500 से कम ही फाइन होगा, और उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी अटैच था उसको बेचा जा सकता है, उसके साथ साथ प्लस अटैच्ड प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। अब सोच लो, यदि आपको किसी ने कोर्ट ने समन किया है कहीं आने के लिए, अपीयर होने के लिए, भले ही आप उस मुद्दे से संबंधित हो या नहीं हो, तो आपको कोर्ट में जाना ही होगा। इसके बाद आता है कि यदि फाइन और कॉस्ट, यहां ध्यान रखो, इतने कंसर्न्स के बाद यदि वो व्यक्ति अपीयर हो जाए, मतलब जब ये इतनी सारी चीजें हो जाए इसके बाद भी यदि वो अपीयर हो जा रहा है तो इफ लेटर वो अपीयर हो जाता है और फाइन या कॉस्ट आदि पे कर देता है तो उसकी अटैच्ड प्रॉपर्टी को फ्री कर दिया जाएगा। अर्थात जो भी कंसर्न्स हैं, यदि बाद में भी, एक पॉइंट ऐसा ध्यान रखो कि 12 में जो हमने कहा कि टोटल जो प्रोसीजर्स हैं, यदि वो ऐसा कहीं भी हो कि बाद में यदि वो अपीयर हो जाता है और कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है विद लॉफुल एक्सक्यूज या प्रॉपर कंसर्न्स में, और कोर्ट जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करे, यदि वो पे वगैरह कर देता है सारे फाइन कॉस्ट एक्सेट्रा, ऐसे जो कोर्ट को घाटा हुई है उससे या उस व्यक्ति को घाटा हुई है जिस व्यक्ति ने उसे समन भिजवाया था, ऐसे कंसर्न्स में फिर उसके अटैच प्रॉपर्टी एक्सेट्रा को छोड़ा जा सकता है। अर्थात इसमें यही है कि यदि फाइन कॉस्ट आदि पे कर दे तो प्रॉपर्टी को डिटैच किया जा सकता है, अटैच्ड प्रॉपर्टी को फ्री किया जा सकता है। अटैच्ड प्रॉपर्टी को फ्री किया जा सकता है, मतलब कर ही देगा कोर्ट, क्योंकि जब ऐसा हो गया, फ्री हो गया, तो फिर कोई इश्यू नहीं। अब इसके बाद हम लोग लौटते हैं रूल 13 की। रूल 13 ये कहता है कि मॉड ऑफ अटैचमेंट, प्रॉपर्टी जो अटैच होगा उसकी मॉड कैसे होंगे। रूल 13 कहता है मॉड ऑफ अटैचमेंट, तो अटैचमेंट जो प्रॉपर्टी अटैच होगा वो कैसा होगा, तो ये ध्यान रखो ऐसे ही होगा जैसे हमने कहा था कि नॉर्मली जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में होता है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का मतलब जो कंसर्न्स एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री हमने इससे पहले करवाया, उस एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में देख लेंगे। तो कहा जाता है सेम एज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, जैसे डिक्री के एग्जीक्यूशन में अटैचमेंट का मॉड होता है, जिस तरह की प्रॉपर्टी को सीज या कैसे अटैच किया जाए वो सारे यहां भी लागू होंगे। उसके बाद एक रूल 14 है, ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये कहता है कि यदि कोर्ट को लगे, रूल 14 ये कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि किसको बाद में बुला सकते हो। सबसे पहला कंसर्न्स में वो व्यक्ति था जिसका आपने लिस्ट में नाम दिया है। दूसरा हमने किसको कहा था
कि जिस व्यक्ति का लिस्ट में नाम नहीं भी है लेकिन बाद में आप बुलाना चाहो, कोर्ट से समन करवाना चाहो, इसके लिए प्रॉपर लॉजिक्स देने होंगे। तीसरा हमने कहा कि वो व्यक्ति जिसको समन भेजने की जरूरत ही नहीं है, स्वयं आपके अंदर है और स्वयं आपके साथ वो आ सकता है। ऐसे 3 लोग तो थे ही। अब कंसर्न ये है कि इन तीनों के अलावा कोर्ट यदि किसी मुद्दे से सेटिस्फाइड हो जाए कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को बुलाने से इस मामले में प्रॉपर जस्टिस हो सकता है या न्याय की ऐसी आवश्यकता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को बुलाया जाए जो भले ही इस मसला से संबंधित हो या ना हो, और पार्टी द्वारा इसकी मांग की गई हो या नहीं की गई हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि पार्टी द्वारा की गई है तब तो है ही। हमने कहा कि मतलब ना तो पार्टी ने मांग किया है ना उस मसले से संबंधित है, वो पूरी तरह स्ट्रेंजर है, पूरी तरह इस मामले से अनजान है। ऐसे किसी व्यक्ति को भी यदि लगे कोर्ट को कि उसको बुलाना चाहिए, तो कोर्ट किसी भी स्ट्रेंजर व्यक्ति को भी बुला सकती है अपने ओन मोशन के आधार पर, मतलब यदि उसे खुद लगे कि न्याय के हित में ऐसा आवश्यक है। तो रूल 14 कहता है कि यदि कोर्ट को लगे कि न्याय के हित में ऐसा आवश्यक है, ये ध्यान रखो कि न्याय के हित में ऐसा आवश्यक है, मतलब ऐसा नेसेसरी है, तो वह किसी स्ट्रेंजर को भी, स्ट्रेंजर का मतलब क्या होगा, ना तो उसको पार्टी ने अपने फाइल में बनाया है ना पार्टी लाया है, मतलब कोर्ट अपने तरीके से किसी स्ट्रेंजर को भी समन भेज सकता है, किसी को बुला सकता है। तो किसी स्ट्रेंजर अर्थात अजनबी व्यक्ति को भी समन भेजकर बुला सकती है। अर्थात यदि कोर्ट को लगे तो उस व्यक्ति को बुलाया जा सकता है जो पूरी तरह स्ट्रेंजर भी हो। हां, लेकिन ये ध्यान रखो इस कंसर्न्स में होना क्या चाहिए, कि ऐसा लगना चाहिए कोर्ट को कि इस व्यक्ति को जस्टिस के कंसर्न्स में या न्याय के हित में इसकी ऐसी आवश्यकता है। उसके बाद फिर कंसर्न्स होंगे जो रूल 15 कहता है। 14 क्या कहा कि किसी स्ट्रेंजर को भी बुलाना होगा, चाहे वो किसी भी कंसर्न्स में हो, अब अपनी स्वेच्छा से वो अपीयर होने को कह सकता है। अब यहां ये रूल 15 कहता है कि जिस व्यक्ति को समन भेजा गया उसे भी समन की तरफ पूरी तरह कंप्लेन करना होगा, उसे आना ही होगा। अर्थात 14 के तहत समन होने पर उसे प्रेजेंट होना होगा। ये कहता है रूल 15, मतलब 14 और 15 को फिर एक साथ पढ़ो। 14 में जैसे ही कहा कि कोर्ट ने बुलाया तो इसको कहने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी उसको आना ही होगा, उसको अकॉम्प्लिश होने ही होंगे। रूल 15 हो गया। उसके बाद आता है रूल 16। रूल 16 कहता है कि व्हेन दे मे डिपार्ट, अर्थात जिस व्यक्ति को समन के रूप में बुलाया गया है वो वापस कब जाएगा। तो इस कंसर्न्स में होता है कि जब कोर्ट उसको जाने के लिए कह दे या फिर उसकी जो गवाही या जो कुछ भी उससे चाहिए होगा उसका काम खत्म हो जाए, कोर्ट आदेश दे दे, तभी वो जा सकता है। तो इसमें है व्हेन विटनेस डिपार्ट, अर्थात वो कब जा सकता है। तो जा कब सकता है, जब गवाही समाप्त हो जाए, जब गवाही समाप्त हो जाए या कोर्ट जाने को कह दे, कोर्ट ऐसा कह दे। हाँ, तो वो व्यक्ति वापस कब जा सकता है जिसको समन भेजा गया है, जब उसका जो प्रोसीजर है वो समाप्त हो जाए या फिर जब कोर्ट ऐसा कह दे कि आप जा सकते हैं, उसके बाद ही वो जा सकता है। और स्पेशली ये ध्यान रखो इसमें रूल 17 में कहा गया है ये हर गवाह, अब ये जो रूल है वो हर गवाह के लिए है, या तो कोर्ट ने बुलाया है या स्वयं आया है या फिर उस पार्टी ने उसे बुलाया था, समन किया गया था, जैसे भी कंसर्न्स है हर कंसर्न्स पर उसको ऐसा ही करना होगा। तो रूल 17 यही कहता है कि यदि ये व्यक्ति जिसको कोर्ट ने स्ट्रेंजर के रूप में बुलाया है, 14 और 15 की बात करें, तो यदि स्ट्रेंजर व्यक्ति भी आता तो है लेकिन कोर्ट के मर्जी से पहले ही चला जाता है, ऐसे कंसर्न्स में भी जो रूल 10 से 13 तक का जो रूल है वो सारा लागू होगा। रूल 10 से 13 इस 14 वाले पे भी लागू होगा। अर्थात कंसर्न्स ये होंगे कि हर व्यक्ति जो आया है वो अपनी मर्जी से नहीं जाएगा, कोर्ट जब तक उसे जाने को ना कहा। यही बात 17 कहता है। और यदि 17 के तहत ये कोई व्यक्ति ऐसा फेल किया तो इसका मतलब होगा कि 10 से 13 तक में जो सजा की प्रावधान थी, उसकी प्रॉपर्टी सीज करने का, वारंट करने का, एक्सेट्रा, वो सारे सब व्यक्ति के साथ किए जाएंगे। तो रूल 17 ये कहता है कि सभी गवाह पर, चाहे वो गवाह जिस भी टाइप के हों, सभी गवाह पर
वो रूल 10 से लेकर 13 तक लागू है। रूल 10 to 13 अर्थात जो सजा है, अर्थात बिना कोर्ट के परमिशन के, बिना गवाही को खत्म किए हुए आप जा नहीं सकते। ये जो 10 to 13 में कहा गया, ये सारी चीजें हर व्यक्ति पे लागू होंगे, हर गवाह पे लागू होगा। ये कहता है रूल 17। इसके बाद आता है रूल 18। रूल 18 कहता है कि प्रोसीजर व्हेन विटनेस एप्रीहेंड कैन नॉट गिव और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। मतलब कई कंसर्न्स में ऐसा होगा कि यदि मान लो किसी व्यक्ति को वारंट जारी किया गया, मतलब वो समन में उपलब्ध नहीं हुआ, समन में कहता है तो वो आया नहीं, ऐसे कंसर्न्स में उसे अरेस्ट कर लिया गया, और जब अरेस्ट किया गया, उसको एप्रीहेंड किया गया, उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, और उस व्यक्ति से जो डॉक्यूमेंट या एविडेंस चाहिए था वो देने में असफल रहता है, ऐसे कंसर्न्स में उस व्यक्ति को सिविल कारागार में बंद किया जा सकता है। मतलब रूल 18 कहता है कि इफ एप्रीहेंडेड पर्सन, जिस व्यक्ति को एप्रीहेंड किया गया है, वो फेल हो गया टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट कंसर्न या एविडेंस डिमांडेड, ऐसे कंसर्न्स में उस व्यक्ति को सिविल कारागार में बंद किया जा सकता है। कि एप्रीहेंडेड पीपल, एप्रीहेंडेड विटनेस यदि समन की आवश्यकता, समन की मांग, मतलब समन की जो डिमांड है वो पूरा करने में असफल रहे, अर्थात जो उसमें मांगा गया है, चाहे वो एविडेंस है या डॉक्यूमेंट्स है, ऐसा वो नहीं कर रहा है, ऐसे कंसर्न्स में उसे सिविल प्रिजन, सिविल कारागार में बंद किया जा सकता है, जैसा कोर्ट आदेश थे, सिविल कारागार में बंद किया जा सकता है। उसके बाद आता है रूल 19 की बात करें। रूल 19 ये कहता है कि यदि कोर्ट लिमिट से बाहर हो, जैसे हमने कहा समन, कोर्ट तो किसी को समन कर सकती है, लेकिन याद करें डिफेंडेंट में भी हमने कहा था कि डिफेंडेंट को पर्सनल अपीयरेंस से कुछ छूट दी गई थी। कब? जब तक वो 50 माइल की दूरी के अंतर्गत से बाहर रह रहा हो या 200 माइल के अंदर रह रहा हो, लेकिन उसके साथ 5/6 पार्ट क्या था डिफेंडेंट के केस में, याद करिए कि किसी व्यक्ति को पर्सनली अपीयर होने के लिए कब कहा जा सकता था, या तो कोर्ट की सीमा में हो, या कोर्ट से 50 माइल की दूरी के भीतर में रहे, या फिर ऐसा हो कि 200 मील तक की दूरी में रह सकता है लेकिन उसमें से 5/6 पार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ था। यदि ऐसा था तब तो डिफेंडेंट को अपीयर होने के लिए कहा जा सकता था। इसके अलावा डिफेंडेंट को अपीयर होने के लिए नहीं कहा जा सकता था इन पर्सन, मतलब वो अपने प्लीडर के द्वारा अपीयर होता था। यही कंसर्न्स यहां भी कहा जा रहा है, बस डिस्टेंस का डिफरेंस है। तो रूल 19 कहता है कि कब समन को, जो इस व्यक्ति को, विटनेस को उपस्थित होने के लिए नहीं कहा जा सकता, अर्थात गवाह को कब समन नहीं दिया जा सकता, कब गवाह को उपस्थित होने से छूट दी जा सकती, को समन से छूट दी जा सकती। मतलब छूट कब मिल सकता है उसे, तो ऐसे कंसर्न्स में हुआ सर्टेन लिमिट से बाहर, मतलब उसको जबरदस्ती अपीयर होने से छूट दिया जा सकता है। समन कब गवाह को अपीयर होने की समन, ऐसे लिख सकते हो, पर्सनल अपीयरेंस से छूट मिले, अपीयरेंस से छूट मिलती है। तो ये कुछ लिमिट्स बनाए गए हैं, उसके लिए लिमिट्स है कि इस लिमिट्स के अंदर होगा तब तो समन किया जा सकता है, उसको आना होगा, नहीं यदि इससे बाहर रह रहा है तो इस लिस्ट से बाहर हो जाएगा। वहां क्या था 50 माइल और 200 माइल, 50 माइल तक नॉर्मली ही था, आना ही होगा। 200 माइल के भीतर यदि है तो 5/6 पार्ट क्या होना चाहिए, पब्लिक कन्वेंस से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि ऐसा है तो उसे पर्सनली अपीयर होना होगा यदि कोर्ट का है तो, अदरवाइज वो प्लीडर के साथ जा सकता था। यहां पहला जो लिमिट बनाया गया है, पहला बनाया गया है कि यदि वो कोर्ट के अंदर या मैक्सिमम किस कंसर्न्स में कहा जा सकता है, लिमिट क्या है, कोर्ट की टेरिटरी, कोर्ट की स्थानीय अधिकारिता, मतलब यदि कोर्ट की स्थानीय अधिकारिता मतलब टेरिटोरियल लिमिट के अंतर्गत व्यक्ति रहता है तब हो सकता है, या अप टू 100 किलोमीटर, या इसको कैसे कहा जा सकता है, या अप टू 100 किलोमीटर। यह कब, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हो। वहां ध्यान रखो, वहां कितना था
वहां 50 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं था, क्योंकि डिफेंडेंट था, डायरेक्ट उस पर बात था, इस पे डायरेक्ट बात नहीं है, इसलिए 100 किलोमीटर तक छूट दिया गया कि 100 किलोमीटर तक यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ा है तब तो वो आने को कहा जा सकता है। या 500 किलोमीटर इफ एरोप्लेन कनेक्शन या एयर कनेक्टिविटी, यदि प्लेन से 500 किलोमीटर तक की दूरी में है तो ऐसे कंसर्न्स में उस व्यक्ति को आने को फोर्स किया जा सकता है, ये लिमिट है। इससे बाहर यदि रहता है तो उस व्यक्ति को आने को विवश नहीं किया जा सकता है। और फिर से ध्यान रखो कि यदि एरोप्लेन वाली भी कंसर्न्स है या जो भी कंसर्न्स है, पूरा का पूरा फी या चार्ज कौन पे करेगा, तो चार्ज वो पे करेगा जो पार्टी, मतलब वो पार्टी जिसने इस व्यक्ति को समन के लिए बोला था, मतलब जिसने इसके समन के लिए एप्लीकेशन दिया था कोर्ट में, उस व्यक्ति को ये सारा पे करना होगा। लेकिन उसमें भी ये नियम है कि मान लो आप पे भी कर दोगे तो आप अमेरिका से नहीं बुला सकते किसी व्यक्ति को, या कोई व्यक्ति 1000 किलोमीटर दूर है और वहां एयर कनेक्टिविटी भी है तब भी आप उस व्यक्ति को नहीं बुला सकते। तो इसका 3 लिमिट है। इस लिमिट के अंतर्गत यदि व्यक्ति है तो उसे प्रेजेंट होने को कहा जा सकता है, फोर्स किया जा सकता है। यदि इससे बाहर है तो उसे डायरेक्ट प्रेजेंट होने की छूट, उसे डायरेक्ट प्रेजेंट होने से छूट दिया जा सकता है, मतलब उसको विवश नहीं किया जा सकता। तो कहां है, तो पहले तो कोर्ट के अधिकार स्थानीय अधिकारिता अर्थात टेरिटोरियल लिमिट में, कोर्ट की जो टेरिटोरियल लिमिट है उसके अंतर्गत यदि वो व्यक्ति रहता है तो फिर उसको समन दिया जा सकता है प्रेजेंट होने के लिए। अप टू 100 किलोमीटर तक रहता है लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट द्वारा जुड़ा हुआ है तब भी उस व्यक्ति को वहां तक किया जाएगा। और इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ध्यान रखो वो 5/6 वाला जो नियम है वो यहां भी है, 5/6 पार्ट, अर्थात 100 किलोमीटर में भी 5/6 पार्ट यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं कहोगे कि घर से लेके कोर्ट तक डायरेक्टली कोई बस या ट्रेन जा ही रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, टोटल डिस्टेंस का 5/6 यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ा है तो 100 किलोमीटर तक के रेंज में उस व्यक्ति को विवश किया जा सकता है कि आपको कोर्ट में उपस्थित होनी होगी। और नहीं तो यदि एयर फैसिलिटी से जुड़ा हुआ है तो 500 किलोमीटर तक के रेंज में उस व्यक्ति को बुलाया जा सकता है। और इस सब के लिए जो पैसा होगा कौन देगा, वो व्यक्ति चार्ज देगा जिस व्यक्ति ने इसके समन के लिए एप्लीकेशन दिया था। ये हो गया 19। उसके बाद आता है फाइनली रूल 20। रूल 20 ये कहता है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू गिव एविडेंस, यदि कोई पार्टी रिफ्यूज कर दे एविडेंस देने से। अब यहां ध्यान रखो कि यहां इसी में हमने कहा कि अभी तक क्या था, डिफेंडेंट को समन किस में भेज रहे थे, ऑर्डर 5 में। ऑर्डर 16 में किसको हम भेज रहे हैं, इसमें हम भेज रहे हैं विटनेस को। यहां फिर से प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का कंसर्न आया है, दो रूल। तो रूल 20 ये कहता है कि इफ पार्टी, अब ध्यान रखो पार्टी का मतलब वो जो डिफेंडेंट था या प्लेंटिफ था, इफ पार्टी रिफ्यूजेस टू गिव द डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी, अर्थात जो डॉक्यूमेंट नेसेसरी है वो यदि पार्टी ही रिफ्यूज कर दे तो क्या होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, यदि पार्टी ही जिसने केस किया था, जिसको डिफेंड करना था, उस व्यक्ति ने ही डॉक्यूमेंट नहीं दिया, इसका मतलब होगा केस को उसी के आधार पे आगे बढ़ जाया जाएगा, उसके खिलाफ फैसला होगा, बट उसके कंसर्न्स में उसको नहीं लिया जाएगा। तो यही कंसर्न्स है कि इफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इफ पार्टी रिफ्यूजेस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, जब पार्टी ही रिफ्यूज कर दे, या इसको ऐसा कहा गया कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टी रिफ्यूजेस टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, ऐसे कंसर्न्स में क्या होंगे, तो अगेंस्ट जजमेंट प्रोनाउंस हो जाएगा। तो ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा, पार्टी रिफ्यूजेस टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, नहीं है उसके पास डॉक्यूमेंट या कोई भी कंसर्न्स है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, प्रभाव क्या होंगे, तो प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट अगेंस्ट द पार्टी, प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट अगेंस्ट पार्टी एज कोर्ट विश, जैसा कोर्ट को उचित लगे, कोर्ट को लगता है और उस पार्टी ने अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोड्यूस किया तो उसके खिलाफ जाके अगेंस्ट में डिसीजन दे सकती है। उसके बाद आता है रूल 21। जो रूल 21 है वही सारी बातें हैं कि कहा गया कि विटनेस पे जो नियम लागू होता है वही नियम पार्टी पे भी लागू होगा यदि समन किया जाए, अर्थात मतलब विटनेस वाले टोटल नियम, विटनेस वाले सारे रूल पार्टी पे भी लागू होगा इफ समन्ड, यदि उस व्यक्ति को समन किया गया। जैसे मान लो सामान्यतया जो पहले कंसेप्ट में हमने बात की, तो जो पहला समन था वो किसको जाता था, डिफेंडेंट को जाता था। कब,
जब प्लेंटिफ ने प्लांट दायर कर दिया, उसके बाद इश्यू फ्रेम होने से पहले एक रिटेन स्टेटमेंट मांगी जाती थी और उस रिटेन स्टेटमेंट के तहत डिफेंडेंट को समन भेजा जाता था। अब मान लो उसके बाद, मान लो वो डिफेंडेंट ने समन पे अपीयर हो गया, जो भी था वो तो हो गया, उसके बाद इश्यू फ्रेमिंग के बाद जब मामले की प्रॉपर जुरिसडिक्शन में प्रॉपर बहस या प्रॉपर जो कुछ भी है वो प्रॉपर प्रोसीडिंग चल रही है, उस प्रोसीडिंग के दौरान यदि किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति को बुलाने की आवश्यकता हुई और तब यदि किसी पार्टी पे भी समन भेजा गया है तो वो सारे के सारे जो अभी तक 20 नियम आपने पढ़ा है, 20 नहीं 19 तक, क्योंकि 20 में तो वही कह दिया गया कि पार्टी फेल करे तो क्या होगा, तो अभी तक जितने भी रूल्स पढ़े थे वो सारे विटनेस वाले रूल समन यदि किसी पार्टी को भेजा जाए तो उस पार्टी पर भी सेम ही लागू होता है। ये हो गया ऑर्डर 16। ये क्लियर हो गया। अब इस ऑर्डर 16 के साथ साथ छोटा सा एक इसी में ऑर्डर है 16A। अब ये जो 16A है वो कहता है कि यदि विटनेस जेल में हो ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा। तो इफ विटनेस इज प्रेजेंट, यदि विटनेस प्रेजेंट अर्थात जेल में हो तो क्या होंगे। तो ऐसे कंसर्न्स में कहा जाएगा यदि विटनेस जेल में हो तो इसमें जो टोटल रूल्स हैं वो टोटल 7 रूल है। इसमें इस 7 रूल की बात करें, टोटल 7 रूल है इसमें। तो जो फर्स्ट रूल है वो डेफिनेशन ऑफ जेल वगैरह को डील करता है, डेफिनेशन ऑफ जेल, तो इसको बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। जो रूल 2 है वो ये कहता है, रूल 2 से लेकर 7 तक इंपॉर्टेंट रूल है। तो रूल 2 कहता है कि कोर्ट यदि आवश्यक लगे कोर्ट को तो जेल के जो ऑफिसर होंगे, इंचार्ज होंगे, उसको इस बात के लिए ऑर्डर कर सकता है कि आप कैदी को कोर्ट में प्रोड्यूस करो, जैसे भी, चाहे तो एविडेंस लेना हो या इंक्वायरी या पूछताछ करनी हो। तो कोर्ट जेल ऑफिसर को या सुपरिंटेंडेंट को, जेल सुपरिंटेंडेंट को कैदी को पेश करने का आदेश दे सकती है, करने का ऑर्डर दे सकता है। मतलब कोर्ट जेल ऑफिसर को कैदी को एज अ विटनेस पेश करने का ऑर्डर दे सकता है, यदि मान लो ऐसा है। लेकिन इसमें कुछ नियम है, इसमें कुछ नियम यह है कि ये ऑर्डर तभी तक दिया, जो कि जेल में है कैदी, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको यूं ही ले आया जा सकता, उसके लिए तमाम कंसर्न्स बनाने होंगे, तमाम प्रोटेक्शन एटसेट्रा करने होंगे ताकि वो भाग ना जाए, कोई अन्य अर्थ ना पड़े। तो इसलिए कहा जाता है कि जेल ऑफिसर्स को ये कहा तो जा सकता है, लेकिन कुछ नियम है। क्या नियम है इसमें? तो कहा जाता है कि ये होना चाहिए कि 25 किलोमीटर से कम डिस्टेंस होना चाहिए जेल की और कोर्ट की, अर्थात कोर्ट से जेल की जो दूरी है 25 किलोमीटर से कम होना चाहिए, तभी यह ऑर्डर दिया जा सकता है। जेल और कोर्ट की दूरी कितनी होनी चाहिए? लेस देन 25 किलोमीटर। यदि 25 किलोमीटर से लेस है तब तो ठीक है, अदरवाइज ये ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जेल वाला व्यक्ति यदि है तो स्वतंत्र रूप से आ नहीं सकता, उतने पुलिस, उतनी सारी व्यवस्था करनी होगी, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। हाँ, इसके लिए क्या होगा, यदि 25 किलोमीटर से दूर है तो इसके लिए कोर्ट कमीशन की नियुक्ति करेगा और कमीशन जाके वो जेल के अंदर ही उसे पूछताछ करेगी। हाँ, इस कंसर्न्स में एक और भी पॉइंट्स आएंगे कि 25 किलोमीटर से ज्यादा दूर के केस में कोर्ट एक ही कंसर्न्स में उस व्यक्ति को दोबारा उपस्थित होने को कह सकती है कि मतलब जब उसे जो कमीशन द्वारा जो पूछताछ की जानी है वो सफिशिएंट ना लगे। ये ध्यान रखो। इसी में 2-3 पॉइंट और ध्यान रख लो कि कब बुलाया जा सकता है उसे, जब 25 किलोमीटर के अंतर्गत हो। इफ ग्रेटर देन 25 किलोमीटर तो क्या होगा, कोर्ट कमीशन नियुक्त करेगी और वो कमीशन जेल जाके पूछताछ करेगा, और ये जो कमीशन है वो जेल जाकर पूछताछ करेगा या गवाही लेगा। वो गवाही कौन लेगा? जेल जाके वो कमीशन। अब यहां एक पॉइंट स्पेशली ध्यान रखो कि इसमें इन एक्सेप्शनल केस मतलब अपवाद स्वरूप यदि कोर्ट को लगता है कि कमीशन द्वारा इंक्वायरी करना या कमीशन द्वारा पूछताछ करना पॉसिबल नहीं है या सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा, ऐसे कंसर्न्स में एक्सेप्शनल केस में 25 किलोमीटर से ज्यादा दूर में भी उस व्यक्ति को ऑर्डर दिया जा सकता है।
एक्सेप्शनल केस में 25 प्लस किलोमीटर में भी ऑर्डर दिया जा सकता है, पर्सनल अपीयरेंस का, जब कमीशन द्वारा पूछताछ सेटिस्फैक्टरी और उचित नहीं हो, कमीशन द्वारा गवाही संभव नहीं हो। अर्थात ये ध्यान रखो, इसका रूल 2 क्या कहता है 16A का, कि पहले तो यदि व्यक्ति 25 किलोमीटर के अंदर के जेल में है तो जेल सुपरिंटेंडेंट या जेल के जो ऑफिसर्स होंगे, इंचार्ज होंगे, उसको आदेश दिया जाएगा कि उस व्यक्ति को कोर्ट तक प्रोड्यूस करो। यदि 25 किलोमीटर से ज्यादा दूर है तो फिर क्या किया जाएगा, कमीशन की नियुक्ति की जाएगी, कमीशन जेल के अंदर जाके पूछेगा। इस कमीशन की चर्चा कहां होती है, तो कहा जाता है इस कमीशन के बारे में जो डिटेल है वो स्पेशली ऑर्डर 26 में है। आगे हम लोग ऑर्डर 26 की चर्चा करवाएंगे कि किस किस परिस्थिति में, जैसे याद करिए वहां हमने कहा था 132 और 133 सेक्शन, तो 132 किसमें था, पर्दानसी महिला, और 133 ऐसे लोग जिसको समन नहीं भेज सकते। अब उनसे पूछताछ करनी है तो कैसे करेंगे, वहां भी कमीशन ही जाता है। तो इस कमीशन के बारे में जो डिटेल है वो कहां है, ऑर्डर 26 में है। ऑर्डर 26 के बारे में, इसके बारे में डिटेल है, कैसे ऑर्डर नियुक्त होती है, कौन करता है, तो ये कमीशन जाके करेगा। और कमीशन के साथ साथ यदि ये संभव नहीं हो, कोर्ट को लगता है कमीशन द्वारा किया गया पूछताछ सेटिस्फैक्टरी नहीं है या परफेक्ट नहीं हो सकता, कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं, तो इस कंसर्न्स में कोर्ट 25 किलोमीटर से ज्यादा दूर से भी उसको आदेश दे सकता है कि वो कोर्ट उसे लाया जाए। उसके बाद आएगा इसमें जो रूल 3 है, रूल 3 कहता है कि एक्सपेंसेस, फिर वही बात हो जाएगी, खर्च कौन देगा, खर्च कौन देगा, समन के लिए रिक्वेस्ट करने वाला पार्टी, जिसके रिक्वेस्ट पर समन निकाला गया है। निकलना है, खर्च कौन देगा, जिसके रिक्वेस्ट पे समन निकला है, वो तो हमेशा ही होता है। रूल 4 इसमें कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट यदि चाहे तो किसी कैदी को छूट दे सकता है। जैसे मान लो पब्लिक ऑर्डर, मान लो कोई बड़ा खूंखार आतंकी है या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके बाहर निकलने से उसके भाग जाने के चांसेस हैं। जैसे आपने सुना होगा अंडा सेल होता है, कुछ अंडा सेल का मतलब जेल में कुछ ऐसे जो खतरनाक कैदी होते हैं उसको एग सेल में रखा जाता है, वो ऐसा खतरनाक होता है जहां लाइट वाइट भी नहीं होती। कंसर्न ये होता है कि उसके चांसेस हैं कि कोई ऐसा शक्ति जो जेल तोड़ के भी उसे निकाल ले जा सकता है, या ऐसी शक्ति है यदि उसे बाहर निकाला जाए तो उसे लूटपाट करके या बॉम्ब ब्लास्ट करके या कुछ भी करके उस व्यक्ति को छुड़ा लिया जा सकता है। ऐसे कंडीशन में ऐसे व्यक्ति को अंडा सेल में रखा जाता है। तो ये एक तो एक्सट्रीम कंसर्न हो गया। इसी तरह कहा गया कि जब राज्य सरकार को लगे तो किसी पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कैदी, मतलब वो किस पर्टिकुलर अपराध का कैदी है उसे, या पर्टिकुलर किस ग्रुप का कैदी है, इस आधार पे कुछ कैदियों को छूट दे सकता है। मतलब किस आधार पे, यदि पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का खतरा हो, या फिर सिक्योरिटी ब्रीच की कंसर्न्स हो, या बहुत खूंखार अपराधी हो, ऐसे कंसर्न्स में कोर्ट चाहे वो 1 किलोमीटर के रेंज में रहे या 5 किलोमीटर के रेंज में रहे या 50 किलोमीटर में, सरकार इस बात के लिए स्पेशल नोटिस निकाल सकती है, स्पेशल नोटिफिकेशन निकाल सकती है कि इस कैदी या इस ग्रुप ऑफ कैदी को जेल से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। ऐसे कंसर्न्स में उसे जेल पे आके पूछताछ नहीं की जा सकती। तो मतलब स्टेट कुछ खास या ग्रुप के, कुछ खास ग्रुप के कैदी को कोर्ट में अपीयर होने से रोक सकता है। कोर्ट में अपीयर न होने का नोटिफिकेशन निकाल सकता है। मतलब स्टेट ऐसा कर सकती है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नोटिस दिया जाए, मतलब ऐसे नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए उस व्यक्ति को जेल में नहीं बुला जाएगा। किस आधार पे, तो कहा जाता है कि पब्लिक लॉ ऑर्डर, लोक व्यवस्था, पीस, सिक्योरिटी, या जो खतरनाक दुर्दांत अपराधी है, दुर्दांत आतंकी है, मतलब उसके बाहर निकलने से कोई बहुत खतरा हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को पूछताछ करने के लिए कमीशन ही कोर्ट जाएगी, वो व्यक्ति दूसरे कोर्ट नहीं जाएगा। ऐसा मान लो कसाब था,
कसाब जैसे लोगों को क्या किया जा सकता था? उसको बुलाया जा सकता था किसी कोर्ट में? नहीं बुलाया जा सकता। अभी वो साईं बाबा थे बेचारे, पीएन साईं बाबा या जीएन साईं बाबा कोई थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनको भी अंडा सेल में ही बंद कर दिया गया था। अब ऐसे व्यक्ति को यदि समन भेजा जाता तो किसी कीमत पर इस व्यक्ति को निकलना संभव ही नहीं था। तो ऐसे व्यक्ति को यदि कुछ पूछताछ करनी हो या कुछ भी करना हो तो उन्हें उस कोर्ट में जाके ही कमीशन के द्वारा पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इतने खतरनाक लोग। बाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को फ्री कर दिया कि उस व्यक्ति पे ये आरोप जो थे वो गलत आरोप थे। खैर वो अलग अर्थ है। तो मुद्दा यह है कि जो खतरनाक किस्म के अपराधी होते हैं उस पर सरकार स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि इसे जेल से बाहर मत निकालो, अर्थात ऐसे व्यक्ति से यदि कुछ पूछताछ करनी है तो जेल के अंदर कमीशन जाके पूछताछ करेगी और बस वही इसका अल्टीमेट रास्ता होगा। फिर उसके बाद होगा किस किस आधार पे होगा, तो ये भी हमने कहा पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड सिक्योरिटी एटसेट्रा। उसके बाद जो रूल 5 है, रूल 5 है कि जेल का जो ऑफिसर इंचार्ज है वो कब मना कर सकता है, मतलब वो भी उसके पास भी राइट है कि किसी कैदी को वहां भेजने से रोक सकता है। जेल का ऑफिसर इंचार्ज कब मना कर सकता है? मान लो किसी कैदी को कोर्ट आने के लिए समन दिया गया, समन भी किसको भेजा जाएगा? ध्यान करिए, हमने कहा समन किसको भेजा जाएगा? जेल ऑफिसर को ही भेजा जाएगा। वहां डिफेंडेंट, जो समन टू डिफेंडेंट में ही हमने इस बात की डिस्कशन कर ली थी कि प्रिजन में हो या नेवी में हो, आर्मी में, ऐसे व्यक्ति को किसमें? कमांडर, उसके जो कमांडर होता है उसको, या जो जेल का चीफ होता है उसको भेजा जाता है। तो समन मान लो जेल के जो ऑफिसर्स इन चीफ है, इंचार्ज है, उसको भेजा गया, तो वो कब मना कर सकता है उस व्यक्ति को लाने से? ऐसे कंसेप्ट में 3 पॉइंट बनता है। या तो जो कैदी है वो बहुत बीमार है और इस बात को जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है उसने सर्टिफाइड कर दिया, यदि कैदी मेडिकली अनफिट हो, मतलब मेडिकली अनफिट है, और ऐसा कौन है? सर्टिफाइड बाय डॉक्टर। ऐसा नहीं कि सीधे वो कह देता, मतलब यदि सर्टिफाइड बाय डॉक्टर है और मेडिकली वो अनफिट है तो इस कंसेंस में जेल जो इंचार्ज है मना कर सकता है कि इस व्यक्ति को हम नहीं भेज सकते। दूसरा कंसेंस ये है कि जब उस जेल वाले व्यक्ति का ही रिमांड चल रहा हो या कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो तब भी मना किया जा सकता है। उसका रिमांड या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, अर्थात उस व्यक्ति को रिमांड में रख के कुछ पूछताछ की जा रही हो या उसके साथ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हो रहा होगा या कुछ ऐसे भी उससे संबंधित जांच, इंक्वायरी एटसेट्रा हो रहे होंगे, तब भी उस व्यक्ति को जेलर मना कर सकता है कि इसको हम अभी तत्काल नहीं भेज सकते। एक तीसरा कंसेंस है कि वो व्यक्ति छूटने वाला है, मान लो जेल से उस कोर्ट तक जाने के लिए गवाह देने तक और वहां से लौट के आने तक में मान लो 5 दिन लग जाएंगे और अभी वो आज या कल उस व्यक्ति की स्वतः ही जेल की जो सीमा है वो समाप्त होने वाली है, अर्थात उसका जो कस्टडी है वही खत्म होने वाला है। ऐसे परिस्थिति में भी उस व्यक्ति को जेलर मना कर देगा कि अब तो वह स्वतः ही छूट रहा होगा, तो दूसरे तरीके से उसे नोटिस भेजिए और दूसरे तरीके से बुलाइए। कोर्ट, जो जेल है या पुलिस, कितनी बड़ी रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना होगा उसे सुरक्षित ले जाना, सुरक्षित लाना, इसलिए तत्काल उसे मना कर दिया जाएगा। तो तीसरा कंसेंस कब मना कर सकता है? जब उसका कस्टडी ही समाप्त होने वाला हो, कोर्ट जाने और आने में जितना समय लगेगा उससे पहले ही। कोर्ट जाने और आने में लगने वाला समय वाले समय से पहले ही उसकी कस्टडी समाप्त हो रही हो। उसकी कस्टडी समाप्त हो रही हो। यदि मान लो जेल जाने और आने में जो समय लगता है उससे पहले ही उस व्यक्ति का जो कस्टडी है वो समाप्त हो रहा है, तो ऐसे कंसेंस में भी उसको जेलर मना कर सकता है, जो जेल का अफसर इंचार्ज है वो मना कर सकता है। उसके बाद है रूल 6। रूल 6 कहता है कि प्रिजनर टू बॉट एंड अगेन जो उसको है वापस लिया जा सकता है, टू बी बॉट टू कोर्ट इन कस्टडी, मतलब जो प्रिजनर होगा को कस्टडी में लाया जाएगा, मतलब पुलिस की कस्टडी में, और वापस लिया जाएगा उसी टाइम में जैसा कोर्ट चाहे। कोर्ट चाहे का मतलब जिस दिन कोर्ट लाया जाएगा और
जब कोर्ट फ्री करे या आदेश दे, कोर्ट ऐसा कहे, ऑर्डर दे, तो उसे वापस ले जाया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति आ गया और फिर बिना कोर्ट के आदेश के ही चला गया, अर्थात चूंकि वो कस्टडी में होगा, पुलिस कस्टडी में होगा, तभी उसको लाया जाएगा। और यही 6, ये तो कॉमन सेंस है, इसमें कुछ करना नहीं है। रूल 7 ये बताता है कि पावर टू इश्यू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन विद इन द प्रिजन, मतलब कोर्ट के पास ये राइट है कि यदि किसी कारण से वो आने में असमर्थ रहता है तो कोर्ट कमीशन की नियुक्त करेगी और कमीशन जाके उसे कोर्ट के प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर जाके पूछताछ करेगा। तो पावर ऑफ कोर्ट टू इश्यू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन विद इन कोर्ट। मतलब उस व्यक्ति को किसी कारण से यदि आना संभव नहीं हुआ, अभी हमने कहा था कि स्टेट के रूल्स थे, मान लो दुर्दांत अपराधी है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होंगी, सिक्योरिटी ब्रीच की क्वेश्चंस होंगे, ऐसे कंसर्न्स में कोर्ट के पास पावर है कि पावर ऑफ द कोर्ट किससे, टू इश्यू द कमीशन, एक कमीशन का निर्माण कर सकती है जो कमीशन उस व्यक्ति को जेल में जाके पूछताछ करे। और ये जो रूल 7 है इसके बारे में डिटेल कहा है, तो ऑर्डर 26 में कमीशन की नियुक्ति कैसे होती है तो हम लोग जब आएंगे फाइनली, तो अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग ऑर्डर 26 की चर्चा करवाएंगे, जहां कैसे कमीशन की नियुक्ति होती है और वो पूछताछ कैसे करता है, क्या उसकी लिमिटेशंस है। तो तब तक के लिए आई होप कि ये आपको समन वाला चैप्टर हमारा पूरा हो गया, विटनेस को कैसे समन होगा, जो डिफेंडेंट को कैसे समन होगा, प्रिजनर को कैसे समन होंगे, एंड सो ऑन। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर टुडे।